हेलो हेलो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। तो स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, कल आपका एग्जाम है, बस कुछ समय और बाकी है। थोड़ा सा हमने सोचा यार आप लोगों को पूरे के पूरे फॉर्मूले का रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देते हैं। एंड इसके बाद बच्चों मैं कॉन्सेप्ट जो टॉपिक लूंगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर, लगभग मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन भी किए हुए हैं, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। चलो फटाफट सेशन को फटाफट एक दूसरे में शेयर कर दो। चलो स्टूडेंट्स फटाफट जल्दी से जल्दी अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी आ जाओ सभी लोग ज्वाइन हो जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। आज हम बात करने वाले हैं ऑल फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट रिवीजन। हम सारे फॉर्मूले को और सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इतना सोचना क्यों भाई, जल्दी से जल्दी चलो। टेंशन आ रहा है? नहीं बेटा, टेंशन आने की। लव फ्रॉम पुणे, अरे क्या बात है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। चलो, एक्चुअली लव फ्रॉम पुणे, बेटा पुणे के बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, चलो स्वागत है आप सभी का। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक का। बोलो कौन सा चैप्टर बेटा? मैथमेटिकल लॉजिक का। ध्यान से देखो सब लोग, बोलो चैप्टर क्या है बेटा आपका? मैथमेटिकल लॉजिक। ध्यान से देखना, गलती किसी की नहीं होनी चाहिए। तो जो चैप्टर है, सबसे पहली बात इस चैप्टर की बात करेंगे तो इस चैप्टर में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है स्टेटमेंट। फटाफट करेंगे, इसलिए जो भी डाउट होगा मुझसे पूछ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फटाफट चलो चलो। अरे बेटा ऑब्जेक्टिव के बाद आएगा, पहले मैंने सोचा फॉर्मूला बताते हैं सो दैट कि आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाए और फटाफट आप ऑब्जेक्टिव में आ जाओ। कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेटमेंट या लॉजिकल स्टेटमेंट। जैसे कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस ले लो, अगर उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में से कोई एक वैल्यू आती है, भाई दोनों नहीं चलेगा, दोनों नहीं चलेगा। कोई एक वैल्यू आती है आइदर ट्रू और फॉल्स, तो उसे हम बोलते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट। अब कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होते हैं। जैसे पहला इंपरेटिव। बोलो पहला क्या है बेटा आपका? इंपरेटिव। सर ये इंपरेटिव क्या होता है? इंपरेटिव वो बंदा होता है जिसमें आता है ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। क्या आता है बेटा? ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। किसी ने ऑर्डर कर दिया, किसी ने रिक्वेस्ट कर दिया, इसका मतलब यस, वो हो गया इंपरेटिव। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसके अंदर लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें लोग क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। और ओपन सेंटेंसेस, जिसमें चीजें फिक्स नहीं होती। जैसे मैंने बोल दिया ही इज अ गुड पर्सन, डोर इज ओपन, तो ये सारी चीजें क्या है? फिक्स्ड नहीं है। मतलब ही इज अ गुड पर्सन, कौन है भाई वो? पता है क्या? नहीं। जब कभी भी हम बात करेंगे इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव एंड ओपन सेंटेंसेस, तो ये लोग कभी भी लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होते। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया, चेक करो कि लॉजिकल स्टेटमेंट है कि नहीं, तो क्या करने का बेटा? देखने का कि इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव और ओपन तो नहीं है। अगर ये लोग नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? जी हां, इट इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। अब जब कभी भी हम बात करते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट की, तो बेटा लॉजिकल स्टेटमेंट के दो टाइप होते हैं। पहला होता है एटॉमिक, दूसरा होता है कंपाउंड। बेटा पहला क्या होता है? एटॉमिक। दूसरा क्या होता है? कंपाउंड। एटॉमिक बोला मतलब सिंगल स्टेटमेंट, कंपाउंड बोला मतलब दो या दो से ज्यादा। ठीक है, चलो, दो या दो से ज्यादा। अब जब कभी भी हम बात करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट की मेरे प्यारे बच्चों, कंपाउंड स्टेटमेंट में कुछ बंदे आते हैं जिनका नाम है एंड, और, नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। क्या बात है, क्या बात है। एंड को बोलते हैं कंजंक्शन, और को बोलते हैं डिसजंक्शन, नॉट को बोलते हैं निगेशन, बेटा इफ देन को बोलते हैं कंडीशनल और इंप्लीकेशन, इफ एंड ओनली को हम बोलते हैं बाय कंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन। एकदम पूरा फुल रिवीजन करा दूंगा बेटा, फुल रिवीजन। सिर्फ आप ध्यान दो यहां पे, सिर्फ यहां ध्यान दो। सर कंट्रा पॉजिटिव में डाउट है बेटा, आ जाएगा, सारा डाउट जाएगा आज। कंजंक्शन मतलब एंड, बेटा इस तरीके से है पी एंड क्यू, और ये क्या बोलता है? अगर दोनों ट्रू है, ध्यान से देखो, तभी आंसर ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। एंड क्या बोलता है बेटा?
दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और मतलब P और Q ऐसा दिखाते हैं। और क्या बोला है, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, P और Q दो स्टेटमेंट है, अगर दोनों में से कोई एक बंदा भी ट्रू हो जाए, समझो बात को, अगर दोनों में से कोई एक बंदा भी ट्रू हो जाए, सो P और Q होने की वजह से, समझना मैं जो बोल रहा हूं, अगर कोई एक बंदा भी ट्रू हो जाए तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो एंड क्या बोलता है बेटा, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और क्या बोलता है, एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट, निगेशन क्या बोलता है बेटा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। इंप्लीकेशन, P इंप्लाइज दैट Q बोला, इस तरीके का सिंबल दिख गया तो क्या चेक करने का, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा फॉल्स है, हमेशा उसका आंसर क्या आता है बेटा, फॉल्स। सो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ऐसे केस में हमेशा आंसर क्या आता है, फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। बेटा अदरवाइज क्या हो जाएगा, ट्रू। बात समझना मेरी। सो P इंप्लाइज दैट Q क्या होता है बेटा, पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स होना चाहिए। अगर T इंप्लाइज दैट F है, T इंप्लाइज दैट F, तो उस केस में आपका आंसर F आएगा, अदरवाइज ट्रू। उसके बाद इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ क्या बोलता है, अगर दोनों स्टेटमेंट सेम है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सेम मतलब सर दोनों ट्रू हो सकता है, दोनों फॉल्स भी हो सकता है। अगर सेम सेम स्टेटमेंट है तो आंसर आएगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। क्लियर, चलो फटाफट एक बार फिर से। एंड क्या बोलता है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, चलो फटाफट शेयर कर दो यार सब में। एंड आते ही पहले सेशन को लाइक कर दो। देखो आज हम पूरा फॉर्मूला रिवाइज करने वाले हैं, एंड ये पूरा फॉर्मूला रिवाइज करने के बाद आप खुद बोलोगे हाँ सर अभी टेंशन खत्म। चल ध्यान से देख, लेकिन पूरा एकदम ध्यान से, आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, जो भी मैं आपको 1 आवर या 45 मिनट का सेशन लूंगा, एकदम ध्यान से देखना है। तो बेटा एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और क्या बोलता है, एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। निगेशन क्या बोलता है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। इफ देन क्या बोलता है बेटा, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू। इफ एंड ओनली इफ क्या बोलता है, बाय कंडीशनल, सेम सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब आप सभी को पता है टोटोलॉजी क्या होती है। अगर आपका स्टेटमेंट पैटर्न हमेशा ट्रू रहे, इफ योर स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑलवेज ट्रू, इन दैट सिनेरियो इट इज व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज ऑलवेज नोन एज टोटोलॉजी। लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट पूरी तरीके से फॉल्स रहे, मतलब पूरा का पूरा फॉल्स वैल्यू आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। अगर पूरी ट्रू वैल्यू है टोटोलॉजी, पूरी फॉल्स वैल्यू तो कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन अगर मिक्स में आ जाए, मतलब क्या सर, नीदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, नीदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, सो इन दैट सिनेरियो इट इज नोन एज कंटिंजेंसी। बात समझ आ रही सबको। सो अगर पूरा ट्रू हो गया तो टोटोलॉजी, पूरा फॉल्स हो गया तो आपका कॉन्ट्राडिक्शन, और मिक्स हो गया तो क्या होता है बेटा, कंटिंजेंसी। याद रखना, इनको चेक करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद चेक करोगी वो टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि कंटिंजेंसी। चलो नेक्स्ट। अब इसके पहले मैं आपको बता देता कुछ और चीजें, जैसे आपको पता है बच्चों ड्यूअलिटी के बारे में। तो ड्यूअलिटी कैसे निकालते हैं सर, और है तो एंड करने का, एंड है तो और, टोटोलॉजी है तो कॉन्ट्राडिक्शन। बेटा कॉन्ट्राडिक्शन है तो टोटोलॉजी, ट्रू है तो फॉल्स। अब ध्यान देना, ड्यूअल में निगेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब निगेशन को कुछ करने का सर नहीं, सर नहीं करने का। यस बेटा आएगा, सब लोग का मार्क्स आएगा, बस ध्यान दो। सेल स्क्वायर मेथड सिर्फ एक्टिविटी में ही आता है बेटा। देखो मैक्सिमम लोग एक्टिविटी में ही देते क्योंकि उनको पता थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसके लिए। फिर उसके बाद आता है निगेशन का कॉन्सेप्ट। देख भाई, निगेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, निगेशन सेम ड्यूअलिटी की तरह होता है। अगर और है तो बन जाएगा एंड। क्या बन जाएगा बेटा, एंड। अगर एंड है तो और, टोटोलॉजी है तो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन है तो टोटोलॉजी, ट्रू है तो फॉल्स, बेटा फॉल्स है तो ट्रू। उसके साथ जैसे कोई स्टेटमेंट है उसमें निगेशन नहीं निकला है तो आंसर क्या हो जाएगा, निगेशन पी। और अगर निगेशन पी है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, पी। बात समझना,
स्टेटमेंट का निगेशन निगेशन पी, और ऑलरेडी अगर निगेशन में है अपना स्टेटमेंट तो निगेशन निकालते समय निगेशन हट जाता है। सो फाइनली ये निगेशन का रूल है। क्लियर? नेक्स्ट, अब आपको मैं पहले फॉर्मूला बताऊंगा P इंप्लाइज दैट Q का। याद होना चाहिए सबको फॉर्मूला बच्चों, हम P इंप्लाइज दैट Q बोले या निगेशन Q इंप्लाइज दैट निगेशन P बोले, दोनों का मीनिंग सेम होता है। अदरवाइज मैंने आपको सिखाया है कि P इंप्लाइज दैट Q का फॉर्मूला होता है बच्चा, पहले वाले का निगेशन बीच में और दूसरा कॉपी करना है, पहले वाले का निगेशन बीच में और दूसरा कॉपी करना है। और P डबल इंप्लाइज दैट क्या बोलता है, एक बार Q के ऊपर कंडीशन और एक बार P के ऊपर कंडीशन, बीच में क्या होगा बच्चों, एंड। बीच में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एंड। अब क्या हो जाएगा सर, पहले वाले का निगेशन और दूसरा वाला, पहले वाले का निगेशन और दूसरा वाला, बीच में क्या आ जाएगा बच्चों, एंड। देखा, ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, बीच में कहीं पर भी आते हैं। अब ये आपको लॉजिकल लॉ सीख लो बेटा। लॉ क्या होता है, सभी को मैंने बताया आईडी इंपॉर्टेंट लॉ क्या होता है, बीच में और हो या बीच में एंड हो फर्क नहीं पड़ता, P और P आंसर P होता है, P एंड P भी आंसर P होता है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, अगर इधर और है तो अंदर भी और होगा, अगर बाहर एंड है तो अंदर भी एंड होगा, मतलब सेम ऑपरेटर होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम ऑपरेटर। यस। सो क्या करने का बेटा, इसको आप किसी को भी किसी के साथ लिख सकते हो। आप Q को R के साथ लिखो, या P को Q के साथ लिखो, या P को R के साथ लिखो, किसी को भी किसी के साथ आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिमिलरली एंड के केस में भी ऐसा ही होता है। लेकिन अगर मैं P और Q या Q और P बोलूं, या P एंड Q को Q एंड P बोलूं, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ। एक नंबर, चलो जल्दी जल्दी। लेकिन कभी कभी ये जो एसोसिएटिव लॉ है, ये क्या बोलता है कि अंदर बाहर होना चाहिए सेम ऑपरेटर। अगर अंदर बाहर सेम ऑपरेटर होगा तो आप बोलोगे एसोसिएटिव लॉ। लेकिन सर कभी डिफरेंट हो गया तो क्या करने का, जी हां, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डी फॉर डिफरेंट, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो P और है ना, इसका मल्टीप्लाई Q के साथ कर तो क्या मिलेगा बेटा, P और Q। देखा, फिर ये एंड कॉपी कर दे, इसी P और का मल्टीप्लाई R के साथ, P और R। देखा, सिमिलरली यहां पे आ जाओ, अगर बाहर एंड है और अंदर और, डिफरेंट आ गया, और डिफरेंट आ गया मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बेटा P एंड का मल्टीप्लाई Q के साथ तो P एंड Q, फिर और कॉपी कर दिया, इसी P एंड का मल्टीप्लाई R के साथ P एंड R। देखा आपने, यस। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद हमेशा डायरेक्टली जाने का कॉम्प्लीमेंट के साथ। कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है बेटा, P और निगेशन P, मतलब कोई भी स्टेटमेंट और उसका निगेशन हो, बीच में या तो और आएगा तो बीच में एंड आएगा। अगर और आया तो याद रखने का OT, और एंड आया तो याद रखने का AF। OT का फुल फॉर्म होता है बेटा ऑपरेशन थिएटर, मतलब सर और आया तो ट्रू या टोटोलॉजी, और आया तो ट्रू बोलो या टोटोलॉजी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हम ट्रू ही बोलेंगे। और AF मतलब एयर फोर्स, अगर एंड आया तो क्या बोलना है, फॉल्स, एंड आया तो बोलना है फॉल्स। देखा, सो P और निगेशन P, ये हो जाएगा और हो गया तो ट्रू हो जाएगा, यहां पे P एंड निगेशन P, एंड आ गया तो फॉल्स। निगेशन ऑफ निगेशन बोलो क्या होता है बच्चों, P से बोलते हैं इन्वोल्यूशन। उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन को अगर आप अंदर भेजते हो तो हमेशा सबको चेंज करता है। जैसे यहां पे निगेशन अंदर गया तो क्या हो जाएगा, निगेशन P और का एंड निगेशन Q। यहां पे निगेशन अंदर गया, निगेशन P बेटा एंड का और फिर निगेशन Q। एक नंबर, यस। चलो एक नंबर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कंपोजिटिव लॉ, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम प्लीज याद रखो, अगर ऑल एक्स इज वाई बोला मतलब सारे x की वैल्यू y के अंदर है, इसलिए पहले y बनाना, उसके अंदर x, हमेशा याद रखो। नो एक्सेस आर वाइज मतलब एकदम देखो वेन डायग्राम आता है, इसलिए गलती मत करना बेटा। जब कभी बोलेगा ऑल एक्सेस आर वाइज तो हर x की वैल्यू y के अंदर होनी चाहिए। लेकिन नो एक्सेस आर वाइज मतलब x अलग y अलग,
एक्स अलग वाई अलग। नेक्स्ट नेक्स्ट, लेकिन जैसे ही बोल दिया सम एक्सेस आर वॉइस, मतलब एक्स और वाई में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट है बेटा। जो कॉमन एलिमेंट होगा वो इधर से ये जो मैंने हाईलाइट किया वो दिखा दिया। क्लियर? यस। नहीं टेंशन मतलब बेटा, मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा आपको, ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, उसी टाइप के ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में आएंगे, लेकिन आपको हैंडल करने चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा है। परेशान मत हो, अभी इस सेशन के बाद मैं ऑब्जेक्टिव का भी सेशन लूंगा यार, टेंशन क्यों लेते हो? क्लियर? चलो तो बच्चों ध्यान देना, लॉजिक में ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम बोलते हैं क्या, अगर P इंप्लाइज दैट Q दिया गया होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं बच्चों। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया सर कन्वर्स निकालो, तो बेटा कन्वर्स क्या करने का, इसका उल्टा कर दे, Q इंप्लाइज दैट P। कन्वर्स क्या हो जाएगा दोस्तों? Q इंप्लाइज दैट P। लॉ नहीं आता है बेटा, लॉ नहीं आता, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो चलो, सो कन्वर्स क्या होता है बेटा? Q इंप्लाइज दैट P। अगर निकालना है इनवर्स, तो जो आपका क्वेश्चन होता है ना बेटा, उसी के अंदर लगा दे निगेशन, तो निगेशन P इंप्लाइज दैट निगेशन Q। और तीसरा होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, देख कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बोलता है? C फॉर कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड C फॉर कन्वर्स। फटक से Q की कन्वर्स के पास भागने का और उसके अंदर निगेशन लगा देने का, तो क्या होगा? निगेशन Q इंप्लाइज दैट निगेशन P। तो बच्चों P इंप्लाइज दैट Q को उल्टा किया तो क्या मुझे मिला? Q इंप्लाइज दैट P, जो कि होता है कन्वर्स। कन्वर्स के अंदर स्टेटमेंट में निगेशन लगा दिया, क्या मिलेगा? निगेशन Q इंप्लाइज दैट निगेशन P। ये होता है आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। और एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर आपने निगेशन लगा दिया, मतलब निगेशन P इंप्लाइज दैट निगेशन Q। तो ये क्या होता है बेटा आपका? यस इनवर्स। बेटा लॉग बुक नहीं यूज करना है। देखो आपको क्वेश्चन पेपर में बोलेगा यू कैन यूज लॉग बुक, बट मत यूज करो, मत यूज करो भाई, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो ये कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये सारी चीजों के ऊपर करके जाना क्वेश्चंस। अब आते हैं मैट्राइसेस। सर मैट्राइसेस क्या होता है? डर लगता है, कुछ डरने की बात नहीं है बेटा। मैट्राइसेस में आपको पता है कि क्या क्या चीजें होती हैं। मैट्राइसेस के अंदर सबसे बेसिक फंडा, आपके पास रोज होता है, आपके पास कॉलम्स होते हैं, क्या बात है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस बता दे रहा हूं क्योंकि वो जरूरी है। पहला टाइप रो मैट्रिक्स। बेटा रो मैट्रिक्स मतलब सिर्फ और सिर्फ एक रो। दूसरा टाइप कॉलम मैट्रिक्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम। बेटा देखो अगर मैं बात करता हूं रो मैट्रिक्स ना, तो रो एक ही होगा, कॉलम कितना भी हो सकता है भाई। रो एक ही होगा, कॉलम कितना भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूं 1 by 1 एक ही रो है, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6 एंड सो ऑन। इसमें रो एक ही है बट कॉलम कितना भी हो सकता है। लेकिन मैं अगर बोलूंगा कॉलम मैट्रिक्स, बेटा कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक होगा, लेकिन रो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बोल दिया 1 by 1, 2 by 1, 3 by 1, उधरी 3 by 1, 4 by 1, 5 by 1, 6 by 1, ये सब क्या है बेटा आपका? जी हां कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट थर्ड वन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए, मतलब 2 by 2 का मैट्रिक्स, 3 by 3 का मैट्रिक्स, 4 by 4 का मैट्रिक्स, 5 by, सब बताऊंगा। इनवर्स का फॉर्मूला बेटा सब बताऊंगा। एक्टिविटी बेस्ड वाले क्वेश्चन भी करूंगा, तो सबर करो सब आएगा। So square matrix M is equal to N. So if number of rows equal to number of columns, उसे बोलते हैं square matrix। 2 by 2 का मैट्रिक्स, 3 by 3 का मैट्रिक्स, 4 by 4 का मैट्रिक्स, 5 by, अरे इतना बड़ा बड़ा नहीं आएगा भाई। यस बेटा पेपर इजी आएगा, तो टेंशन मत ले। चल फोर्थ क्वेश्चन, उसके बाद आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बोलो कौन सा मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम ना हो। जैसे मैंने बोल दिया 2 by 3 का मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर 2 ही रो और 3 ही कॉलम है, ठीक है। नेक्स्ट वन जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों? जीरो। छठवां टाइप जिसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बेटा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? सर डायगोनल मैट्रिक्स मतलब
ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल पे ही एलिमेंट होते हैं। गाइस आते ही ना पहले आप सेशन को लाइक कर दो, फिर एकदम बेहतरीन तरीके से बैठ के देखो, ठीक है, चलेगा। सो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होते हैं ना बेटा, वो वैल्यू होती है। बाकी नॉन डायगोनल क्या होते हैं? जीरो। सिर्फ डायगोनल के ऊपर ही एलिमेंट होगा, बाकी नॉन डायगोनल्स क्या होते हैं? जीरो। ओके चल, इसके बाद आता है सेवेंथ, स्केलर मैट्रिक्स। सर ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो एस फॉर स्केलर, एस फॉर सेम। जिस डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाए, अगर डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट सेम हो, जैसे एक 4 है सब 4 4 4 हो, एक 3 है सब 3 3 3 हो, एक -2 हो सब -2 -2 -2 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन 8th, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या तो बोलते हैं बच्चों उसको दूसरे शब्दों में यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के एलिमेंट होते हैं सेम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ होता है 1। अभिषेक बेटा पहले तू देख ले, उसके बाद मैं तेरे टेंशन का भी सॉल्यूशन निकालूंगा, थोड़ा सबर कर बेटा, सबर कर, चल। सो आइडेंटिटी हो गया 9th। अब आता है बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान से देखो क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए बोर्ड एग्जाम में। सर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? मतलब हम किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर कब बोलते हैं? जब आप उस मैट्रिक्स का निकाल दो डिटर्मिनेंट और वो हो जाए 0। सोचो, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है 0, उसे हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? सिंगुलर मैट्रिक्स। 10th वन होता है फिर नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बेटा, नॉन सिंगुलर क्या होता है? सर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। सर जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, मतलब कोई कोई नंबर आती है, नंबर प्लस भी हो सकता है, नंबर माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर 10th के बाद आता है 11th बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लीज ध्यान देना, आपको मैं एमसीक्यू में सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन दूंगा बेटा। A इक्वल टू A डैश, सर कोई भी मैट्रिक्स और अगर उसका ट्रांसपोज इक्वल हो जाए, यस यस, कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। मतलब सिमेट्रिक दिखता कैसा है? देखो जैसे यहां पे डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट ले लो 1 2 5, फिर अगर यहां पे 5 है यहां पर 5 होना चाहिए, यहां पे 3 -3 है यहां -3, यहां 2 है यहां पर भी 2, मतलब ये एलिमेंट ये सेम होना चाहिए, ये एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये और ये, तभी इसको मैं बोल सकता हूं सिमेट्रिक, अदरवाइज नहीं। टाइप नंबर 12 स्क्यू सिमेट्रिक। बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो ध्यान से सुनो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें A इक्वल टू -A डैश आता हो। सो बच्चों इफ A इज इक्वल टू -A डैश, उसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल पे एलिमेंट 0 होता है। अगर यहां पे -2 है तो यहां पे +2, नंबर सेम होगा, साइन अलग, यहां +5 तो -5, यहां -3 तो +3। देखा बच्चों आपने? तो डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं सेम होने के साथ साथ एक प्लस है तो एक माइनस, एक नंबर, दिल खुश हो गया। सो बच्चों रो मैट्रिक्स सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स सिंगल कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, rectangular matrix if number of rows is not equal to number of columns, zero matrix all element must be zero, diagonal सिर्फ diagonal के ऊपर ही एलिमेंट होगा, स्केलर डायगोनल के ऊपर ही एलिमेंट होगा लेकिन सेम होगा। ध्यान देना, एग्जाम में बोलते हैं प्रूफ करो ये स्केलर मैट्रिक्स है क्या, ऐसा कुछ। आइडेंटिटी डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 1 1 होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट बच्चों क्या हो जाए? 0। नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जी हां बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं इक्वल टू A डैश, मतलब ट्रांसपोज, एंड इफ इक्वल टू -A डैश उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, एक नंबर। तो हमने आपको सारा टाइप सिखा दिया। अब मैट्रिसेस में बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से क्वेश्चन आपको आते हैं। बस मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, इनवर्स ध्यान देना सब लोग। इनवर्स में सबसे पहला मेथड, सबसे बेस्ट मेथड है बेटा एडजॉइंट। मुझे लगता है कि एग्जाम में आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो एडजॉइंट मेथड में
सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको निकालना होता है बच्चों माइनर। क्या निकालना होता है मेरे प्यारे बच्चों? माइनर। तो जैसे आपने माइनर निकाला, जिसको दिखाते हैं MIJ से, सेकेंड हम निकालते हैं कोफैक्टर। क्या निकालते हैं बच्चों? कोफैक्टर ऑफ A, जिसको हम दिखाते हैं AIJ से। फॉर्मूला होता है -1 रेज टू I प्लस J MIJ। देखा आपने? सो पहले हमने क्या निकाला बच्चों? माइनर्स। फिर क्या निकाला? कोफैक्टर ऑफ A। बोलो कोफैक्टर का फॉर्मूला AIJ इज इक्वल टू -1 रेज टू I प्लस J MIJ। अरे तीसरा बंदा कौन है सर? तीसरा बंदा है कोफैक्टर ऑफ A के बाद। अरे बोलो बोलो। अरे एक नंबर, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जो भी आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा उसका निकाल दो ट्रांसपोज, मतलब रो को बना दो कॉलम, रो को बना दो कॉलम, रो को बना दो कॉलम। समझा सब लोग? अगर रो को कॉलम बना दिया, कॉलम्स को रो बना दो, इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? यस, एडजॉइंट हो गया। अब चौथा स्टेप, आप निकालोगे A इनवर्स और उसका फॉर्मूला होता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्या बात है यार, दिल खुश कर दिया इसने तो बेटा एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स। ध्यान देना, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे फॉर्मूला क्या होता है बेटा इनवर्स का? एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। सोचो अगर आपने इसको 0 कर दिया, काम तमाम, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। बात समझो? इसलिए एडजॉइंट मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि आप, मतलब इनवर्स निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है बच्चों, ओके, कि आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि भाई डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है उसे हम बोलते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? इनवर्टिबल। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकलता है तो उसे हम बोलते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। और किसी भी मैट्रिक्स को इनवर्टिबल होने के लिए नॉन सिंगुलर होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर उसका डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया तो इनवर्स कभी नहीं निकलेगा। इसलिए डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो नॉन सिंगुलर है, और वो नॉन सिंगुलर है तभी वो इनवर्टिबल होगा। देख, फिर बेटा आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इनवर्स कैसे निकालते हैं, ध्यान दो। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इनवर्स निकालने के लिए हमेशा अगर 2x2 का मैट्रिक्स है, सबसे पहले इसको 1 करेंगे। 1 करने का सबसे बेस्ट मेथड उसी नंबर से डिवाइड करो। पूरा देख लो फटाफट। फिर इस 1 की हेल्प से इधर 0, फिर इसको 1 करोगे, फिर इस 1 की हेल्प से ऊपर 0, मतलब डायगोनल के एलिमेंट को 1 करते जाओ। समझ गए? अगर 3x3 का मैट्रिक्स है बेटा, तो पहले इसको 1 करने का, और 1 करने का सबसे बेस्ट मेथड उसी नंबर से डिवाइड करो। फिर इस 1 की हेल्प से इधर 0 और इधर 0, फिर इसको 1 करो। अब इस 1 की हेल्प से ऊपर 0 नीचे 0, फिर इसको 1 करो, ये 0 और ये 0। ठीक है, ध्यान दो। चलो, ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब इसके अंदर आपने सीखा है बच्चों रिडक्शन मेथड। बोलो कौन सा मेथड? रिडक्शन मेथड। ध्यान से देखो, रिडक्शन मेथड क्या बोलता है? सर अगर 2x2 का मैट्रिक्स होता है ना, तो ये 1 करके इसको 0 करो, बाकी खत्म। ये 1 करके इसको 0 करो, बाकी खत्म, मतलब क्या करने का सर? यस, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को ही 0 करने का। अगर 3x3 का मैट्रिक्स हो तो पहले इसको 1 करने का, उसकी हेल्प से इसको 0, इसको 0, फिर ये 1 करने का, उसकी हेल्प से इसको 0, बस। तो 2x2 के मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ यहां 0 ला दो, काम खत्म। और 3x3 के मैट्रिक्स में बच्चों सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को मिलाकर टोटल 3 0 होने चाहिए। सर कितने 0? 3 0। गाइज मैं आपके चैट्स नहीं देख पा रहा हूं, उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि आपको दिख रहा है मैं फटाफट करने की कोशिश कर रहा हूं। सर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में भी ए डिटरमिनेंट निकलना चाहिए ना? हाँ बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन में भी डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना ही पड़ेगा। यस। सो रिडक्शन मेथड में पहले इसको 1 करना है, उसकी हेल्प से इन दोनों को 0, फिर इसको 1 करना है, फिर इसको 0। देखा आपने? तो 3 0 आना ही चाहिए, बात खत्म। ओके चलो, सो आई होप कि पूरा इनवर्स आपको क्लियर हो गया।
नेक्स्ट, सो बच्चों इनवर्स के बाद आपका नेक्स्ट आता है बच्चों इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास कोई भी इक्वेशन दिया होगा वो कन्वर्ट होगा ax इक्वल टू बी में, है कि नहीं। उसके बाद इसमें a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, यहां पे मिलेगा x, यहां मिलेगा a इनवर्स और b। देखा बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपके पास b होगा, आपके पास b होगा, लेकिन आपके पास a इनवर्स नहीं होगा। अब a इनवर्स निकालने के लिए आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, एडजॉइंट मेथड भी यूज कर सकते हो। भाई ये आपका लुकआउट है, आप कोई भी मेथड यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर प्लीज सॉरी फॉर मॉर्निंग। अरे कोई बात नहीं रोहित, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, एंजॉय। चलो, सो इन्वर्जन मेथड ax इक्वल टू b, नाउ x इक्वल टू बेटा a इनवर्स इनटू b। चल चल ध्यान से देख, तो यहां पे आपके पास b होगा, x होगा, आपको निकालना पड़ेगा a इनवर्स। बेटा अगर 4 मार्क का क्वेश्चन बनाएगा ना तो आपको इन्वर्जन देगा, 3 मार्क में या तो रिडक्शन आ जाएगा, इनवर्स। इनवर्स में से एक क्वेश्चन फिक्स है, रिडक्शन में से भी। चल नेक्स्ट, सो ये पूरा इनवर्स का पूरा मैट्राइसिस का कॉन्सेप्ट। तो बच्चों मैट्राइसिस में आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इनवर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, रिडक्शन और इन्वर्जन में से क्वेश्चन आएगा। चलेगा, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। अरे डिफरेंशिएशन आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया भाई, एकदम बढ़िया चैप्टर। इसके अंदर हमें पढ़ना है कंपोजिट फंक्शन के ऊपर का कॉन्सेप्ट, इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट, लॉगरिथमिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट, याद है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इम्प्लिसिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट, पैरामीट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बच्चों कंपोजिट फंक्शन याद है, dy बाय dx होता है जिसे हम बोलते हैं चेन रूल, dy बाय du इंटू du बाय dx। इनवर्स फंक्शन क्या होता है बेटा, अगर आपको निकालना है dx अपॉन dy तो वो होता है 1 अपॉन dy बाय dx। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर आपके क्वेश्चन में फंक्शन रेज टू फंक्शन दिया हो, मतलब बेटा बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल, अगर बेस और पावर दोनों में वेरिएबल होता है, याद रखना किसको कैसे करेगा तो लॉग से। जैसे मैंने बोल दिया सर x रेज टू x, लॉग x रेज टू लॉग x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बात समझ जरा, अगर पावर में और बेस में दोनों में आपको दिख गया वेरिएबल, समझ जाना उसको तू कैसे करेगा बेटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। मुझे लग रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, राइट। ध्यान दे, इंप्लिसिट फंक्शन मतलब जब आपके x, देखो अभी तक क्या होता था, y इन टर्म्स ऑफ x दिया होता था, अभी x और y आपस में से मिले जुले सरकार होगी। जब x और y मिक्स होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, उस केस में इंप्लिसिट फंक्शन आता है। मतलब अलग अलग प्लेस पे आप बहुत सारी जगहों पे dy बाय dx आ सकता है, तो उस केस में सबको एक साथ करना और डेरिवेटिव निकालना। चल पैरामीट्रिक, मान ले x तेरा t में है, y भी आपका t में है, तो उस केस में x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में निकालना dx अपॉन dt मिलेगा, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में निकालना dy बाय dt मिलेगा। बट हमारी रिक्वायरमेंट तो dy बाय dx की है, तो बोलो क्या आएगा, dy बाय dt होल डिवाइड बाय dx अपॉन dt। ध्यान से देखो, डेरिवेटिव ओवरऑल पता होना चाहिए बच्चों, फटाफट फटाफट। सो अगर y इन टर्म्स ऑफ x दिया है, लेकिन आपसे पूछा है dx अपॉन dy, तो भाई y इन टर्म्स ऑफ x दिया है, मतलब तू dy बाय dx निकालेगा। तो अगर तुझे dx अपॉन dy निकालना है तो 1 अपॉन dy बाय dx कर दे, तुझे मिल जाएगा dx अपॉन dy, जिसे बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। फिर लॉगरिथमिक, जब वेरिएबल रेज टू वेरिएबल। एक बात और सुन लो सब लोग कान खोल करके, जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। जैसे एक क्वेश्चन मुझे दे दिया y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स प्लस, जैसे मैंने बोल दिया log x रेज टू x, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो बेटा इसके अंदर डायरेक्टली log मत लेना, इसको अलग से सॉल्व करना, मतलब इसको u ले लेना और इसको v ले लेना, ठीक है। क्योंकि बेटा ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूं, ये प्लस है, प्लस में log का फॉर्मूला, माइनस में log का फॉर्मूला कभी नहीं लगता। log हमेशा कहां लगता है बेटा, जैसे लिख दिया मैंने log ऑफ m इंटू n, ये होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n। दूसरा, अगर मैं बोल दूं log ऑफ m डिवाइड बाय n, तो हो जाएगा log ऑफ m माइनस log ऑफ n। एंड बच्चों अगर मैं बोल दूं आपसे log ऑफ m रेज टू n, तो बेटा n को आगे ले ले, n log m। देख याद करने का सबसे आंसर सही तरीका,
ये जो क्रॉस है वो प्लस की तरह दिखता है इसलिए फॉर्मूले में प्लस आता है, ये डिवाइड माइनस की तरह दिखता है इसलिए माइनस आता है, ऐसा समझ रखने का। सो बच्चों log of m into n, log of m plus log of n, yes, log of m into n का फॉर्मूला, log of m डिवाइड बाय n का फॉर्मूला बच्चों log of m रेज टू n का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हमेशा अलग अलग सॉल्व करना, यहां से du बाय dx निकालना, dv बाय dx निकालना, बाद में इसके अंदर पुट कर देना, तारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर पैरामीट्रिक फॉर्म आ गया सेकेंड ऑर्डर, जब 2-3 बार डेरिवेटिव निकालना होगा, ठीक है। चलो तो पहले हम लोग फॉर्मूला सीख लेते हैं। सभी को पता है कि सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, अरे रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, बेटा 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, बेटा 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस 1/x स्क्वायर। x रेज टू n का डेरिवेटिव n into x raised to n minus 1, n into x raised to n minus 1। सर इफ यू डोंट सिंप्लीफाई दिस फाइनल आंसर, चलेगा बेटा, सिंप्लीफाई कर दिया चलेगा, मजा आएगा, तो खुद ही कर लेगा, मुझे पता है पार्थ, टेंशन नहीं लेगा। सर डिवाइड नहीं करेंगे तो चलता है ना, किसमें बेटा, किसमें डिवाइड नहीं करना है, राइट नहीं, ये डिवाइड करने का, इसमें तो डिवाइड करना ही है, यस इसमें डिवाइड करना ही है, ओके। हमेशा आप सिंप्लीफाइड आंसर लाने की कोशिश करो। अगर आप सिंप्लीफाइड आंसर नहीं लाते हो तो याद रखना एक चीज जो बोलने वाला हूं, जो हमारा मॉडल आंसर बनता है मैथमेटिक्स का, उसके ऊपर आंसर के अंदर हाफ मार्क्स होता है बच्चों, आंसर के ऊपर हाफ मार्क्स होता है, यस इसलिए टेंशन नहीं लेने का, आंसर लाके लिख देने का, ठीक है। अभी मैं आपको जो एमसीक्यू है वो सिखाऊंगा, एमसीक्यू सिखाने के बाद आपको एमसीक्यू के बारे में बताने के बाद एक और वीडियो लाऊंगा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर और पेपर कैसे लिखना है, 5 से 10 मिनट का वीडियो का, टेंशन मत लो, सब बता दूंगा उसके अंदर में। चलो बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, बोलो 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, x रेज टू n का n इंटू x रेज टू n माइनस 1, बेटा a रेज टू x का a रेज टू x इंटू log a, अरे e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही होता है, log x का 1/x, ठीक है। चलो 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 फटाफट, अब आप सभी को बेसिक बेसिक फॉर्मूले पता है, अगर y इज इक्वल टू u प्लस v है, जब आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा बेटा, dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx, फिर y इज इक्वल टू u माइनस v है तो dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx माइनस dv बाई dx, उसके बाद u इंटू v रूल क्या बोलता है बेटा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। थोड़ा मैं फास्ट कराऊंगा, जल्दी से जल्दी फटाफट शेयर कर दो यार, यस सूरज साधना राय बेटा जो आपने क्वेश्चन दिया उसका आंसर होगा y/x डायरेक्ट आंसर है इसका, इसमें लॉग लेना, ये जो सूरज साधना राय ने क्वेश्चन बेटा भेजा इसमें चैट में, बेटा उसका आंसर y/x आएगा, उसका डेरिवेटिव लेना, डेरिवेटिव लेने के बाद dy बाई dx को dy बाई dx के पास रखना, सिंप्लीफाई करना, सब कैंसिल उंसल हो करके y/x आ जाएगा, एकदम मस्त क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। तो बेटा यूवी रूल क्या है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मतलब dv बाई dx, सो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। नेक्स्ट वन u अपॉन v रूल क्या होता है मेरे लाल, बेटा v है तो यहां पे होगा v स्क्वायर, फिर ये v कॉपी कर दे, बचा कौन u, तो du बाई dx, फिर u कॉपी कर, बचा v dv बाई dx, देखा आपने, सो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। चल एक नंबर यार, फटाफट आते ही सेशन को लाइक करो, ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट फिर मैंने बताया डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, अगर y आपका u में है, u आपका x में है, अगर y से x जाना है तो पहले y से u जाना पड़ेगा मतलब dy बाई du, फिर u से x जाना पड़ेगा मतलब du बाई dx, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे du कैंसिल, dy बाई dx, देखा, सो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dx, इसको हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं। चल नेक्स्ट आपको मिलेगा बच्चों इनवर्स फंक्शन, सोचो अगर y दिया है इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x, मतलब हम y का डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चों x के रिस्पेक्ट में, बोलो y का डेरिवेटिव निकालेंगे, यस y का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिलेगा,
dy बाय dx। लेकिन किसी ने बोल दिया कि सर dx अपॉन dy निकाल के दिखाओ तो जानू। मैंने बोला टेंशन मत ले, मेरे को तो पता है इनवर्स फंक्शन बोलता है कि dx अपॉन dy होता है 1 अपॉन dy बाय dx। क्या होता है मेरे बच्चे? 1 अपॉन dy बाय dx। क्लियर? वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोग इनवर्स फंक्शन को करते हैं सॉल्व, राइट। जैसे आपको दे दिया, एग्जांपल में दे रहा बच्चों, मान लो y दे दिया आपको 2x क्यूब प्लस 5x, तो आप यहां से क्या निकालोगे? dy बाय dx। 2 बेटा x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 5x का हो जाएगा 5, तो आपको यहां पे dy बाय dx क्या मिलेगा? 6x स्क्वायर प्लस 5। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी रिक्वायरमेंट है dx अपॉन dy की, तो बोलोगे सर यहां पे तो x इन टर्म्स ऑफ y है ही नहीं। अगर x इन टर्म्स ऑफ y नहीं है, इसका मतलब हम dy बाय dx का यूज करेंगे। तो 1 अपॉन dy बाय dx, तो 1 अपॉन dy बाय dx क्या है बेटा? 6x स्क्वायर प्लस 5। यही हमारा होगा dx अपॉन dy। इसके ऊपर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं बच्चों, एकदम अच्छे से कर लेना सब लोग, एकदम अच्छे से। बेटा लॉग का फॉर्मूला बताया मैंने, पीछे बता दिया बेटा, लॉग का फॉर्मूला बताया, लॉग ऑफ m इंटू एन का, लॉग ऑफ m डिवाइड बाय n का, लॉग ऑफ m रेज टू n का। चलो पैरामीट्रिक फॉर्म, अगर x दिया है t के फॉर्म में और बच्चों y भी दिया है t के फॉर्म में, तो x t के फॉर्म में होने की वजह से हम डेरिवेटिव निकालेंगे dx अपॉन dt। y भी t के फॉर्म में है तो निकलेगा dy अपॉन dt। और लेकिन अगर मुझे निकालना है dy बाय dx, तो बोलो क्या हो जाएगा? dy बाय dt होल डिवाइड बाय dx अपॉन dt। पैरामीट्रिक के क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आए, तो ध्यान सुनो, इसको अच्छे से करके जाओ। एकदम आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन गलती कहां होती है बहुत ध्यान देना। जोश में आकर फॉर्मूला होता है dy बाय dx का, हमने लिखना चाहिए dy बाय dt dx अपॉन dt। फॉर्मूला भी सही लिखते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करते समय ना कभी कभी जोश में आगे पहली वैल्यू ऊपर लिख देते हैं, दूसरी वैल्यू नीचे, मतलब x वाला ऊपर गया y वाला नीचे, जो कि हो गया रॉन्ग। सब कुछ सही होने की वजह से भी ये गलती होती है बच्चों, इसलिए आप गलती मत कर लेना। जब भी आपको ऐसे पैरामीट्रिक वाले आते हैं तो एकदम ध्यान से सुनना कि जो dy बाय dt है उसको ऊपर रखो, dx अपॉन dt को नीचे की तरफ। ठीक है, चल नेक्स्ट ओके। सो बच्चों देखा आपने, पैरामीट्रिक फंक्शन आ गया। डबल डेरिवेटिव पता ही है, जैसे मैंने बोल दिया बच्चों y इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x रेज टू 7 माइनस 7। एग्जाम्पल, किसी ने पूछा d2y बाय dx स्क्वायर निकालो, डबल डेरिवेटिव। बेटा dy बाय dx क्या हो जाएगा सर? 5 इंटू 7 इंटू x रेज टू 6 माइनस 7 कॉन्स्टेंट 0। तो dy बाय dx क्या आएगा बेटा? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बता रहा हूं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। सो ये हो जाएगा 7 5 35 इंटू एक्स रेज टू 6। अब नाउ अगेन डिफरेंशिएट, जब फिर से करोगे डिफरेंशिएट तो dy बाय dx बन जाएगा बच्चों d2y बाय dx स्क्वायर 35 एज इट इज, कोई कांस्टेंट है। बोलो एक्स रेज टू 6 का डेरिवेटिव बेटा क्या हो जाएगा? 6 इंटू एक्स रेज टू 5, 6 5 33, 6 3 18, 18 19 20 21, 210 इंटू एक्स रेज टू 5। क्लियर? सो d2y बाय dx स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक नंबर फटाफट। थोड़ा हम इसको समय ले रहे हैं, जल्दी करेंगे क्योंकि आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। नेक्स्ट आता है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर, जिसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हमारा आने वाला है टैंजेंट और नॉर्मल। देख भाई, टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है? तेरे पास एक कर्व होगा, कर्व राइट, जो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में होगा। ध्यान से सुनना, तेरे पास एक कर्व होगा तो उस कर्व का निकालेगा डेरिवेटिव, मतलब dy बाय dx, जो कि होगा बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट। ध्यान से सुनो, कोई भी कर्व दिया गया है और आपको किसी ने बोला स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, फटाक से उस स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब उस कर्व का निकाल दो डेरिवेटिव। जो भी कर्व का डेरिवेटिव का बेटा वही होगा हमारा यस स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जो नॉर्मल होता है बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल,
नॉर्मल होता है हमेशा टैंजेंट का रेसी, मतलब नॉर्मल टैंजेंट के ऊपर ऐसा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से इसका स्लोप क्या आएगा 1 अपॉन dy बाई dx, तो माइनस ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, तो उसका रेसिप्रोकल लेकर के साइन चेंज, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। उसके बाद अगर आपको स्लोप ऑफ टैंजेंट मिल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, अगर दोनों में से किसी का भी मुझे क्या निकालना है बच्चों इक्वेशन, हमेशा आप लोग यूज करोगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। याद कर लो सब लोग, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। बोलो मैंने क्या बोला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। x1 y1 ये पॉइंट आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिया रहता है, बस स्लोप का टेंशन आता है। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला तो फटाक से उसका डेरिवेटिव निकाल दो और उसके अंदर जो भी एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो, आपको एक नंबर में मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर पुट कर दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। और अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने बोला है तो टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल, मतलब जैसे 2 है तो 1/2 कर दो, 3 है 1/3 कर दो, बाद में साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके अंदर आता है बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सर क्या होता है, अगर आपका कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, अगर ये फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होना है तो उसका निकाल दो डेरिवेटिव। इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो उसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, इंक्रीजिंग। एंड इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 तो उसे हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। देखा आपने, सो एफ ऑफ एक्स का यूज करके आप फटाफट निकाल दो सिंगल डेरिवेटिव। उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो उसे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 डिक्रीजिंग। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है सर, मैक्सिमा मिनिमा में सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एफ ऑफ एक्स, फिर आना चाहिए एफ डैश एक्स, फिर आना चाहिए बेटा एफ डबल डैश एक्स बराबर, फिर ये जो एफ डैश एक्स है इसको इक्वल टू 0 करके आप x की वैल्यू निकाल लो बराबर, फिर x की वैल्यू को यहां पे पुट करो किसके अंदर, f डबल डैश x में। अगर आपके f डबल डैश x की वैल्यू लेस देन 0 आई या f डबल डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तो f डबल डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है, 0 से छोटी भी हो सकती है। 0 आ सकती है क्या, नहीं 0 नहीं आएगी टेस्ट में, तो 0 से छोटी भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है। अगर इस दोनों केस में 0 बड़ा हो गया तो ये मैक्सिमम वाला क्वेश्चन है, 0 छोटा हो गया तो ये मिनिमम वाला क्वेश्चन। देखा बेटा, फिर से देख लो, हमारे पास क्या होना चाहिए एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मिल गया तो क्या निकालोगे एफ डैश एक्स, फिर क्या निकालोगे एफ डबल डैश एक्स, फिर बोलोगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे, हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी। उस एक्स की वैल्यू को एफ डबल डैश एक्स में पुट करके देखोगे क्या एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 मतलब 0 बड़ा हो गया, अगर 0 बड़ा हो गया मतलब वो मैक्सिमा का क्वेश्चन है, अगर 0 छोटा हो गया मतलब वो मिनिमा का क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा आएगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे लाल, चल आ जाओ। ओके, सो एफ ऑफ एक्स सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश सी इज ग्रेटर देन 0 एंड डिक्रीजिंग फंक्शन व्हेन इट इज लेस देन 0। बता दिया मैंने पहले आपको। फिर देखो इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, प्लीज ध्यान देना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड क्या होता है, इसको बोलते हैं ऐसा ऐसा नीटा से पीडी याद रखो, पीडी पेन ड्राइव याद है, कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगता है, ऐसा याद रखना पीडी। सो माइनस पी अपॉन डी, और यहां पे उल्टा डेरिवेटिव ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू पी, माइनस पी अपॉन डी, बाद में उसका उल्टा कर देने का डेरिवेटिव ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू पी। देखा बेटा, ये होता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। फिर आरएम को हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। आर ए को हम बोलते हैं बेटा एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। याद रखना एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी बोलते हैं। सो प्राइस बोल दिया, एवरेज रेवेन्यू बोल दिया, दोनों का मीनिंग सेम होता है। अब ध्यान से सुनो सुनो सब, प्राइस बोला भी है बराबर। सो बेटा याद रखो सब लोग कि हमारा जो फॉर्मूला होता है आर एम का, इट इज ऑलवेज इक्वल टू आर ए इंटू 1 माइनस 1 अपॉन नीटा। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, इन तीनों में से हो सकता है कोई भी दो वैल्यू दे दे और तीसरी वैल्यू पूछे, हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और एक चीज और बता दो बच्चों, मैं कभी भी आपको बोलेगा मार्जिनल वर्ड,
तो मार्जिनल वर्ड मतलब डेरिवेटिव होता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? डेरिवेटिव। चाहे आपको मार्जिनल सप्लाई के लिए बोले, या मार्जिनल कॉस्ट के लिए बोले, या मार्जिनल रेवेन्यू के लिए बोले, किसी भी मार्जिनल मतलब मार्जिनल वर्ड जिधर भी लग गया, समझ जाना आपको क्या निकालना है बच्चों? डेरिवेटिव। क्या निकालना है आपको? डेरिवेटिव। समझ गए? और कहीं पे भी एवरेज वर्ड आ गया मतलब नंबर ऑफ आइटम्स से आपको डिवाइड करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, चलो तो ये चीज याद रखना। क्लियर? सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलो क्या होता है? माइनस पी अपॉन डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू पी। वेरी गुड, वेरी गुड समीक्षक बेटा। सर आई एम नोटिंग डाउन द थिंग्स एंड फॉर्मूला विच ईयर। एक नंबर बेटा, एक नंबर, एकदम अच्छे से आप नोट डाउन करो। मैं इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा, नहीं नोट डाउन करो तो भी चलेगा। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। मैक्सिमम टाइम एक्टिविटी में भी पूछता है, एक्टिविटी में नहीं पूछा डायरेक्ट भी पूछता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन बनता है 4 मार्क का बनता है। यस, E stands for expenditure। ध्यान दो, फॉर अ पर्सन विथ इनकम X, कोई एक पर्सन है जितना इनकम क्या है बेटा? X, तो उसमें एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों आता है। तो याद रखना MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। MPC का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और MPS का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर किसी ने आपसे पूछा MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल बढ़ा गया मतलब डेरिवेटिव है, कंज्यूम मतलब एक्सपेंडिचर का, विथ रिस्पेक्ट टू इनकम, यहां पे इनकम X है इसलिए X, कहीं कहीं पे इनकम को I से दिखाते हैं इसलिए एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय यस I। क्लियर? MPC आ गया। एंड गाइस अगर आपको MPC जो भी हमारी इनकम रहेगी उसके हिसाब से मुझे MPC मिल गया, MPC प्लस MPS करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। और APC क्या होता है बेटा? APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब E अपॉन X। अगर हमारी इनकम X है तो E अपॉन X, अगर हमारी इनकम को दिखा रहा हूं I से सो E अपॉन I। देखा बच्चों? एक नंबर। प्लीज याद रखो, आपके पास एक्सपेंडिचर देगा इन टर्म्स ऑफ इनकम, आपको बोलेगा MPC निकालो, MPS निकालो, APC निकालो, APS निकालो, तो S मत यूज करना क्योंकि आपको एक्सपेंडिचर दिया मतलब कंज्यूम वाला ही फॉर्मूला लगेगा। MPC एंड APC। MPS मतलब जो भी हमारा एक्सपेंडिचर उसका डेरिवेटिव निकाल दो, फिर वैल्यू पुट कर दो, आपको मिल जाएगा MPC। और MPC प्लस MPS करोगे इक्वल टू 1 करके तो आपका MPS आ जाएगा। फिर APC बेटा जो भी आपको एक्सपेंडिचर दिया है डिवाइड बाय X करोगे तो आपको मिल जाएगा APC, डिवाइड बाय इनकम करोगे और वहां से आपको APC प्लस MPS मिल गया तो सारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मैंने तो बता ही दिया आपको कि अगर F'(C) की वैल्यू मतलब मैक्सिमम में लेस देन 0 तो 0 बड़ा तो होता है आपका मैक्सिमम, और अगर 0 छोटा तो क्या होता है मिनिमम। ये तो पता ही आपको। क्लियर? चलो देखा आपने। सो ये था बच्चों आपका डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एकदम बढ़िया सर, मैंने आपके सब रिवीजन किया मार्जिन। गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, एक नंबर। यार टेंशन आ रहा है रोशनी तिवारी बेटा, क्यों टेंशन आ रहा है? टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, मैं बोल रहा हूं आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखो अभी तक आपको कल तक का पेपर है, मतलब अभी मैं आपको मैक्सिमम 1 आवर तक का जो भी सब 1 आवर या 1.5 आवर का भी सेशन लूंगा बस, क्योंकि जो MCQ के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा फास्ट करेंगे और उसको सॉल्व करना आप लोग, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपके पास पूरा टाइम बता, पूरा रिवाइज कर लो। देखो मैं जानबूझ के आपको 3 से 4 दिन आपके पास नहीं आया, क्यों जानते हो? मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, सो दैट कि आप 3 से 4 दिन पूरा प्रैक्टिस करो। बाकी कई लोग आए भी होंगे आपको पता है, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं आया, मुझसे लास्ट के 2 मिनट में इनको रिवाइज करा दूं, बेसिक चीजें बता दूं, सो दैट कि सब कुछ याद रहे। ठीक है, चलो यस, टेंशन नहीं लेने का बेटा, एकदम इजी आएगा पेपर। जय हिंद सर, जय हिंद बेटा। इंटीग्रेशन मैं आपको बता देना चाहता हूं, इंटीग्रेशन के अंदर पार्शियल करो सब, बट पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद क्वाड्रेटिक, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, चाहिए तो यूवी भी आ सकता है, इनमें से आने के चांसेस मैक्सिमम है। चलो सो बेटा इंटीग्रेशन में हम क्या सीखेंगे? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये मेथड क्या बोलता है? अगर किधर भी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव दिख गया तो समझ जाना, अप्लाई कर देना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में 2 फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ f' x अपॉन f ऑफ x, जो कि होता है बच्चों
लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। प्लीज ध्यान दो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है तो वो कैसा दिखाई देगा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, और उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। लेकिन अगर यही ऐसा दिख जाए एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, तब क्या होगा बेटा, इसके अंदर टू टाइम्स ऑफ रूट। अगर डिनोमिनेटर वाला बंदा रूट में आ जाए तो टू टाइम्स ऑफ रूट होता है, अगर विदाउट रूट है तो डायरेक्टली लॉग ऑफ। क्लियर? ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये दो चीजें यूज होती हैं। फिर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स, अलग अलग टाइप देखोगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, यूवी रूल, और इंटीग्रेटिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखा, इसमें से तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला, बच्चों बेसिक फॉर्मूला याद कर लो सब लोग। पहला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन, बोलो क्या होता है बेटा, एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन प्लस सी। सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा बेटा, एक्स। तीसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा बेटा, ई रेज टू एक्स प्लस सी। चौथा फॉर्मूला बेटा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी। पांचवा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स, ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है बच्चों टू टाइम्स ऑफ रूट एक्स प्लस सी। ध्यान से देखो, छठा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स डी एक्स, ये होता है बेटा ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। देखा आपने, सो बोलो एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। देन उसके बाद क्या आएगा बेटा आपका, वन, वन का इंटीग्रेशन एक्स, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, बेटा वन अपॉन रूट एक्स का टू रूट एक्स, और ए रेज टू एक्स का हो जाएगा ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग एक नंबर। और एक बात और, इंटीग्रेशन में अगर आप किसी चीज को x समझ करके फॉर्मूला अप्लाई करते हो, बहुत बहुत ध्यान से समझना, तो हमेशा उस x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। मतलब अगर मैं यहां पे ax प्लस बी रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करूं, जो कि x रेज टू एन की तरह दिख रहा है, तो फॉर्मूला वही बनेगा ax प्लस बी रेज टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। लेकिन ये x नहीं है, तो रूल के हिसाब से x का जो कोएफिशिएंट मतलब a से डिवाइड करना पड़ेगा, ए से बेटा डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं बेटा, सूरज साधना राय बेटा, अगर थोड़ा सा रॉन्ग हुआ आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, इसलिए लिख के आना। जैसे वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन सर लॉग एक्स होता है, वैसे ही वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स ही होगा, लेकिन ये तो पूरी तरीके से एक्स नहीं है। सो एक्स प्लस बी का कोएफिशिएंट मतलब एक्स का कोएफिशिएंट ए से डिवाइड किया। हेलो हेलो, हेलो 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 सर, कहां पे सर? सभी को मेरी आवाज आ रही बेटा? थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हो गया था, थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हो गया था। यस, इंटरनेट चला गया था हमारा, बंद हो गया था इंटरनेट, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको इंटरप्शन हुआ। मेरे वाईफाई काम कर रहा है सर, इधर से प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, यहीं से प्रॉब्लम है, आवाज आ रही है। ओके ओके, थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हुआ था। क्या सभी को मैं फिर से दिखाई दे रहा हूं? एक बार फटाफट कंफर्म कर लो सब लोग, हाँ या ना? क्या सभी को मैं दिखाई दे रहा हूं स्टूडेंट्स? जल्दी से जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। चलो चलो फटाफट, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है?
हेलो हेलो, क्या अभी को सभी को आवाज मेरी आ रही है? अभी आ गई क्लियर सबको? क्या सभी को मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं? जल्दी बोलो फटाफट। आ गए सर, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हो गया था जिसकी वजह से एकाएक बीच में प्रॉब्लम हो गया, टेक्निकल इश्यू, क्योंकि गाइस सुबह से ही लाइव सेशन चल रहे हैं, सुबह से ही लाइव सेशन। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर दैट। चलो फटाफट ज्वाइन जाओ, चलो जल्दी। सुबह ये सारा बेसिक्स बताने के बाद जस्ट आगे कंटिन्यू करता हूं। चलो सो बच्चों ये देखो, सब लोग ध्यान से देखो, ध्यान देना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये वाला फॉर्मूला बताया मैंने अभी आपको, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, बोलो क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। एंड अगर एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स आ जाए तो वो होता है 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, अरे नहीं बेटा, कहीं नहीं जाऊंगा, टेंशन ना ले। अब ये दोनों फॉर्मूले और ये दोनों फॉर्मूले कहां पे आते हैं? तो बच्चों हमारे पास एक टाइप है जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इन दोनों में से कोई भी मेथड आया तो आपको पहला स्टेप फॉलो करना है बेटा, रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब रूल के हिसाब से बेटा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? यस सर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा 1 अपॉन एक्स होगा, ठीक है। देख, सो रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसके बाद सेकेंड स्टेप रिमूव माइनस साइन, थर्ड स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर, उसके बाद थर्ड स्टेप अप्लाई मिडल टर्म या थर्ड टर्म मेथड, अप्लाई थर्ड टर्म। बेटा थर्ड टर्म क्या होता है? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा आपको, आसान क्वेश्चन ही देगा नो डाउट, बट कैसा भी क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहले देखने का एक्स स्क्वायर के बाजू में कोई नंबर तो नहीं है, नॉर्मली नहीं रहता है, फिर माइनस साइन तो नहीं है, निकाल देने का। उसके बाद जो भी एक्स वाला टर्म होता है ना बेटा, उसके बाजू का नंबर का हाफ करो, सो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। देखा आपने? यस, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा। फिर हमेशा वेरिएबल वालों के साथ में उस नंबर को, थर्ड टर्म को ऐड करना और कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट, तो बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके केस में फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या तो बनेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों के फॉर्मूले में 1 अपॉन 2a 1 अपॉन 2a। लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फैक्टर एक्स माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फैक्टर ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। बेटा इसमें माइनस ऊपर होता है, इसके अंदर प्लस ऊपर होता है, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। और अगर ये स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला बना तो दोनों में से कोई एक फॉर्मूला बनेगा, या तो बनेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ भी बना, यस कुछ भी बना बेटा, तो क्या करने का देख जरा। चलो फटाफट, यहां पर करना क्या है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखा, एकदम बढ़िया। फिर आता है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। क्या करने का बेटा? यूवी रूल। मैंने फॉर्मूला आपको दिया है, कैसे याद करने का बेटा? एफ आई एस माइनस आई डी एफ आई एस। तो फिश माइनस आई डी फिश, क्या बोलने का दोस्तों? फिश माइनस आई डी फिश। सर लीनियर रिग्रेशन में कौन सा फॉर्मूला कब यूज करने का बताओ? हाँ बेटा लीनियर रिग्रेशन का मैं बताऊंगा। टेंशन क्यों लेता है रे तू? टेंशन मत ले बेटा, टेंशन मत ले। सर पार्ट 2 कब स्टार्ट करोगे? पहले पार्ट 1 खत्म होने दे, खत्म होने वाला है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सो इंटीग्रेशन ऑफ यूवी क्या होता है बेटा? फिश माइनस आई डी फिश। तो बोलो क्या होना चाहिए? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो बच्चों क्या बोला मैंने? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड।
और ये यूवी हमेशा किसके फॉर्म में होना चाहिए बेटा, LAE के फॉर्म में, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, इन तीनों में से कोई भी दो आएगा, सीक्वेंस ऐसे होना चाहिए। अगर लॉगरिथमिक अलजेब्रिक आया तो पहले लॉगरिथमिक रहना चाहिए फिर अलजेब्रिक, अगर लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल आया तो लॉगरिथमिक पहले एक्सपोनेंशियल बाद में, अगर अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल आया तो अलजेब्रिक पहले एक्सपोनेंशियल बाद में। देखा आपने, एकदम बढ़िया। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, पार्शियल फ्रैक्शन। अगर दो टर्म रहेंगे बेटा तो a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी। अगर ऐसे तीन टर्म्स होंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, सी अपॉन एक्स माइनस सी। अगर ऐसे रिपीटेड टर्म्स होंगे तो a अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अगर यहां पे रिपीटेड और नॉन रिपीटेड दोनों साथ में आ गए, सो a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी। अगर ऐसे 4-5 टर्म आ गए तो उसको भी ऐसे हैंडल करने का। आपको मैक्सिमम इसमें से ही पूछता है, मैक्सिमम टाइम बेटा पहले दूसरे में से ही पूछता है पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन। या तो 2 टर्म देगा तो 3 टर्म, और मैक्सिमम चांसेस है 2 टर्म के, मैक्सिमम। ओके, चलो चलो, 1 नंबर। अब ध्यान से सुनो सब लोग, मैंने यहां पे बता दिया सारा का सारा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। अब आता है अगली बारी सर डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। और आप सभी को पता है, अगर मान लो कि हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और उसका इंटीग्रेशन फाई एक्स है, तो रूल क्या होता है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं बेटा अपर लिमिट। तो इंटीग्रेशन निकालने का बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे b, फिर x के प्लेस पे a, तो फाई b माइनस फाई a। देखा बेटा, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, ये बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है। अब पढ़ लो कुछ प्रॉपर्टी, भाई लोग पढ़ लो कुछ प्रॉपर्टी। क्या, a टू a, अगर दोनों का थोड़ा छोटा दिख रहा होगा बच्चों, सॉरी उसके लिए, बट जो बोल रहा उसको ध्यान दो। अगर a टू a है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0। अगर सेम लिमिट है तो इंटीग्रेशन 0। अगर a टू b है, सोचो a टू b है, बट आपको b टू a लिखना है, मतलब उल्टा करना है लिमिट को, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाना है, लोअर लिमिट को अपर लिमिट, तो बस क्या होगा, आंसर माइनस हो जाएगा। अगर a से b को a से b रख रहे हो लेकिन वेरिएबल पूरा चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब x x है उसको अपने tt बना दिया, आंसर वही आएगा। अगर बच्चों a से b है, ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ a से b f ऑफ x dx, तो इसको मान लो इसके a से b के बीच में कोई एक वैल्यू है c। अगर मुझे c से पास होके जाना है तो मैं लिखूंगा a से c f ऑफ x dx प्लस c से b f ऑफ x dx, एंड जहां पे c की वैल्यू क्या होती है बेटा, a से b के बीच में। देखा, तो अगर मेरा क्वेश्चन है a से b का, लेकिन सोचा किसी ने बोल दिया भाई c से पास होकर के दिखाओ, तो लो आ गए a से c से b, दोनों में क्या होगा बच्चों, f ऑफ x। ओके चलो नेक्स्ट बेटा, सेकंड, पहले इसको फिनिश करने दो विकास गुप्ता बेटा, इसको फिनिश करने दो पहले। चलो नेक्स्ट, हाँ ध्यान से देखो, इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। अगर a टू b है तो उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस वेरिएबल मतलब x, a प्लस b माइनस x। अगर 0 टू a है तो 0 टू a माइनस एक्स। देखा, दोनों का मतलब सेम ही है, बस यहां पे a से b था इसलिए a प्लस b माइनस एक्स किया, यहां पे 0 से a था, अब 0 प्लस a करोगे तो a ही आने वाला इसलिए a माइनस एक्स। फिर बेटा इस प्रॉपर्टी को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x होता है उसे बोलते हैं इवन फंक्शन, एंड इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f ऑफ x तो उसे हम बोलते हैं बच्चों ऑड फंक्शन। अगर माइनस ए से प्लस, प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं मैक्सिमम टाइम, माइनस ए से प्लस एफ ऑफ एक्स दिया है, अगर आपका एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है तो आपका आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अगर एफ ऑफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर हो जाता है 0। प्लीज ये सारी प्रॉपर्टी देख लेना, कभी कभी आपको ट्रू और फॉल्स में कोई भी प्रॉपर्टी दे देंगे, थोड़ा बहुत चेंज करके और बोलेंगे बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स। देखा आपने, सो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, याद है वो टाइप के क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मैंने ले लिया साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
0 से π/2 बताया था मैंने। मतलब कोई साइन कॉस तो नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आपको साइन कॉस आएगा नहीं। थोड़ा सा मैं साइन वाला, 1 मिनट, हाँ यस। चलो मान लो ऐसा हो गया बेटा 0, मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर दे दिया a से b और फंक्शन दे दिया यहां पे फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ f या स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x, या कुछ भी बोल दिया यार, स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ a प्लस b माइनस x, ऐसा कुछ भी बोल दिया। मतलब एक बंदा सेम नीचे ऊपर होता है और एक थोड़ा उसके अलग जैसा होता है, लेकिन चेंज करने पे, प्रॉपर्टी अप्लाई करने पे वही मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन के आने के बहुत सारे चांसेस आप एग्जाम्पल में देखोगे और एक्सरसाइज में देखोगे, ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। प्लीज ये टाइप ऑफ क्वेश्चन करके जाना बेटा। पासिंग 100 में से, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, 100 में से आपका 35% पासिंग मार्क्स होता है बेटा। अभी आप दिमाग लगा लो, है कि नहीं। तो आपको पता है कि आपका जो इंटरनल्स है, मतलब जो आपका प्रैक्टिकल हुआ था 20 मार्क्स का, अगर आपने अच्छा सब किया होगा, एंड कॉलेज वाले नॉर्मली अच्छा मार्क्स दे ही देते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, डिफरेंशियल इक्वेशन। सर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट है, आता ही है क्वेश्चन। सो बड़ा ध्यान देना, ऑर्डर मतलब मैक्सिमम आपने कितनी बार डेरिवेटिव निकाला, बेटा डिग्री बोला मतलब उसका हाईएस्ट पावर क्या है। और याद रखना ऑर्डर डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता। अब जब कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, दो चीजें आती है बेटा। पहला फॉर्मेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या लेते हैं बेटा, डेरिवेटिव। दूसरा सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होता है, और सॉल्व करने के लिए ऐसे 3 मेथड है। पहला मेथड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दूसरा मेथड होमोजीनियस फॉर्म, तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब जब आपका वेरिएबल dx के साथ में x आ जाए, dy के साथ में y आ जाए, मतलब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, उसका इंटीग्रेशन निकाल दो, काम खत्म। लेकिन अगर सारे वेरिएबल्स का पावर सेम होता है तो उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस। एंड बच्चों होमोजीनियस में क्या करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्सपुट करते हैं। y इज इक्वल टू वी एक्सपुट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q दिखता है, या तो dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q दिखता है, दोनों में से कोई एक दिखता है। याद रखना यहां पे जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है बेटा y, तो dy बाई dx का पावर 1 होना चाहिए और y का भी पावर 1। इस केस में dx अपॉन dy का पावर 1 होना चाहिए और x का पावर 1। बाकी pq, इस वाले केस में pq x के फॉर्म में होंगे या कांस्टेंट होंगे, यहां पे pq y के रूप में होंगे या तो कांस्टेंट होंगे, ठीक है। चलो सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा बच्चों। तो इसके अंदर की बात करेंगे तो यहां पे हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, सर e raised to integration of p with respect to x, e raised to integration of p with respect to x। एक नंबर यार, बहुत मजा आ रहा है मुझे, क्योंकि सच में ये सारी चीजें मैंने करवाई हैं आपको हर एक महा रिवीजन में। ध्यान दो, जहां पे p और q ऐसे टर्म्स है जो कि इन टर्म्स ऑफ x होंगे और तो कांस्टेंट। अगर यही ऐसे आ जाए dy अपॉन dx, तो वही देखो आपने यहां पे एक्चुअली यहां पे dy अपॉन dx नहीं लगा बच्चों, dx अपॉन dy, यस। तो बच्चों dx अपॉन dy, तो यहां पे x रहेगा, यहां पे p रहेगा, यहां पे q, pq क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, यस इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to p इंटीग्रेशन ऑफ y। बोलो सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। खत्म, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब आते हैं फटाफट करेंगे सर। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव बता दो। हाँ बेटा मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा यार, थोड़ा सब्र करो, मुझे पता है मुझे सब कुछ बताना है, बट थोड़ा टेंशन मुझे भी आ रहा है क्योंकि आपका समय बर्बाद नहीं करना। कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट बहुत बढ़िया चीज है, फटाफट फॉर्मूला देख लो। सबको पता है इस चैप्टर में प्रेजेंट वर्ब को क्या बोलते हैं बेटा, PW। सम ड्यू या फेस वैल्यू सेम ही होता है, सम ड्यू या फेस वैल्यू, कहीं पे सम ड्यू बोल दिया, फेस वैल्यू बोल दिया, दोनों का मीनिंग सेम होता है।
ट्रू डिस्काउंट टीडी होता है, बैंकर्स गेन बीजी, बैंकर्स डिस्काउंट बीडी, कैश वैल्यू सीवी, पीरियड को दिखाते हैं एन से और रेट ऑफ इंटरेस्ट को दिखाते हैं आर से। अब इनका फॉर्मूला ध्यान से सुनो, कभी भी आपको अगर निकालना है इनवॉइस प्राइस तो बच्चों लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। इनवॉइस मतलब आपने डिस्काउंट कितना दिया, सो इनवॉइस प्राइस कब मिलता है बेटा, डिस्काउंट देने के बाद। सो लिस्ट प्राइस मतलब आपके कैटलॉग के ऊपर या आपके किसी भी सामान के ऊपर क्या प्राइस लिखा हुआ है, उसमें से आपने कुछ डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट, तो डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस मिलता है वो इनवॉइस प्राइस बनता है और उसी का इनवॉइस बनता है, मतलब बिल बनता है। ठीक है। नेट सेलिंग प्राइस, बेटा नेट सेलिंग प्राइस कैसे मालूम पड़ता है, आपको इनवॉइस प्राइस मिल गया लेकिन अगर आप उसके बाद भी कुछ डिस्काउंट दे रहे हो कैश में, सामने वाला बंदा अगर कैश में पे करना चाहता है, कैश डिस्काउंट दे रहे हो, तो इनवॉइस माइनस कैश डिस्काउंट क्या होता है बच्चों, नेट सेलिंग प्राइस। बात समझ आ रही है। तो इनवॉइस प्राइस क्या होता है बेटा, यस, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद अगर नेट सेलिंग प्राइस निकालनी है तो क्या मिलेगा मुझे, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। ठीक है। प्रॉफिट सबको पता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होता है बेटा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये सब बेसिक प्राइस, बेसिक चीजें हैं। अब सबको पता है सम ड्यू या फेस वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, बराबर ना। सम ड्यू या फेस वैल्यू क्या थी, फेस वैल्यू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। प्रेजेंट वर्थ क्या, ट्रू डिस्काउंट क्या, दोनों को ऐड किया तो सम ड्यू मिलता है। अगर आपको निकालना है सर ट्रू डिस्काउंट, तो ट्रू डिस्काउंट हमेशा प्रेजेंट वर्थ में निकलता है। कैसे, पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बैंकर्स डिस्काउंट सम ड्यू से आता है बेटा, एस डी इंटू एन अपॉन एन इंटू आर अपॉन 100। बैंकर्स गेन, यस, बैंकर्स गेन कैसे आएगा सर, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट से। और बैंकर्स गेन फॉर्मूले से कैसे बनेगा, ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ध्यान से देखो, बोलो सम ड्यू प्रेजेंट वर्थ ए माई प्लस ट्रू डिस्काउंट, बोलो ट्रू डिस्काउंट पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। फिर बैंकर्स डिस्काउंट सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सम ड्यू बोलो या फेस वैल्यू बोलो, दोनों चलता है। फिर बैंकर्स गेन बेटा, बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स को क्या मिलेगा, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट करेंगे वही होगा बैंकर्स गेन। बैंकर्स गेन का फॉर्मूला होता है ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। एंड द लास्ट वन इज कैश वैल्यू। सर कैश वैल्यू कैसे आएगी, सम ड्यू माइनस बीडी। यस, इसके ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स है भाई, बोलना नहीं, बाद में बताया नहीं मैंने। इंश्योरेंस और एन्युटी, यस बच्चों, इंश्योरेंस एन्युटी में सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, प्रीमियम इज पेड ऑन इंश्योर्ड वैल्यू। हमेशा जो इंश्योर्ड होता है, जैसे 2 लाख की प्रॉपर्टी थी बट इंश्योरेंस मैंने सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए का लिया, तो 1.5 लाख के ऊपर ही प्रीमियम भरूंगा, ना कि 2 लाख के ऊपर। समझ गए। उसके बाद जो एजेंट को कमीशन देना होता है उस बीच में हमेशा प्रीमियम पे बनता है। मतलब जब कोई बंदा प्रीमियम पे करता है तो जितने भी अमाउंट का प्रीमियम पे किया उसका जो भी कमीशन होगा वो एजेंट को मिलेगा। अगर 2% कमीशन है 2% एजेंट को मिलेगा, 3% कमीशन है 3% एजेंट को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। चलो, यस, पानी पी लेता हूं बेटा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बेटा अगर अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे तो मतलब नहीं, आप सर फॉर्मूले देखो फिर फटाफट देखो, है कि नहीं। हाँ चलो चलो, सबसे इंपॉर्टेंट क्लेम, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा। क्लेम क्या होता है, क्लेम के ऊपर क्वेश्चन आता है, कैसा भी, छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता ही है। क्लेम होता है बेटा पॉलिसी वैल्यू इंटू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू लॉस। मतलब आपको लॉस कितना हुआ है, उसकी पॉलिसी वैल्यू कितनी थी और प्रॉपर्टी वैल्यू। जैसे मान लो 2 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू थी और पॉलिसी वैल्यू का मैंने कहा 1.5 लाख रुपए, और जो लॉस हुआ 1,20,000 का हुआ, है कि नहीं। तो उसके हिसाब से देख लो क्लेम कितना होगा, ऐसा। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है बच्चों इमीडिएट एन्युटी के ऊपर। ध्यान से देखो, इमीडिएट एन्युटी बोला है कि एन्युटी ड्यू, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, सी वाले की बाजू में। अगर इमीडिएट एन्युटी बोल दिया तो सी ऐसे ही रहेगा, बट दूसरे वाले में सी इंटू 1 प्लस आई हो जाता है। तो बच्चों अगर मुझे निकालना है एक्यूमुलेटेड वैल्यू, दैट इज ए सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है पी, तो सी अपॉन आई, इसको उल्टा कर दो, सी अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन।
फिर a क्या होता है बेटा p इंटू वन प्लस आई रेज टू एन, वन अपॉन पी माइनस वन अपॉन ए इज इक्वल टू आई अपॉन सी। एक नंबर याद करो इसके ऊपर फटाफट, a क्या होता है बेटा c अपॉन आई, तो वहां पे क्या हो जाएगा a इक्वल टू सी इंटू वन प्लस आई डिवाइड बाय आई, फिर वन प्लस आई रेज टू एन माइनस वन, फिर प्रेजेंट वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी c इंटू वन प्लस आई, बाकी सेम एज इट इज। और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा वन अपॉन पी वन माइनस वन अपॉन आई इज इक्वल टू आई अपॉन सी इंटू वन प्लस आई। तो अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लो ना तो दूसरा फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। ध्यान देना, बस आपको c के बाजू में वन प्लस आई लिखना है, जहां जहां c वहां पे वन प्लस आई, बाकी सब एज इट इज रहेगा। इसको हम बोलते हैं एन्युटी ड्यू। क्या बोलते हैं बेटा एन्युटी ड्यू। तो आपका क्वेश्चन एन्युटी ड्यू के ऊपर है या इमीडिएट एन्युटी के ऊपर है, ये एकदम बेहतरीन तरीके से ध्यान देना, उसके हिसाब से ही फॉर्मूला अप्लाई करना। चलो लीनियर रिग्रेशन, एकदम छोटे छोटे चैप्टर है मैथ्स 2 के। लीनियर रिग्रेशन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है बेटा लीनियर रिग्रेशन में। अगर आपको ध्यान से देखो जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपको y ऑन x का इक्वेशन निकालना है, किसका बेटा y ऑन x का, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। जहां पे ये जो बी एक्स होता है, बी एक्स मतलब बी, ये जो बी होता है इसको हम बोलते हैं बी वाई एक्स। मैं बी वाई एक्स बोलू या बी बोलू, दोनों का मीनिंग सेम होता है, क्योंकि ये y ऑन x का इसलिए y x बोला। अगर ये x ऑन y होता तो मैं x y बोलता। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ x। प्लीज ध्यान दो, कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ x। अब देखो कोवेरियंस ऑफ x का फॉर्मूला यहां पे लिखा तो है सब बराबर। सो कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ x। बच्चों कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार डिवाइड बाय n। एंड वेरियंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। बेटा जब n कैंसल होगा तो फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा सर, समेशन ऑफ x माइनस x बार y माइनस y बार होल डिवाइड बाय समेशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर। अगर आप इसी को सिंप्लीफाई करोगे, ध्यान दो, xy लिख दो तो समेशन ऑफ xy, फिर x बार y बार लिख दो तो x बार y बार, बीच में माइनस और n के साथ लिखना क्योंकि n भी तो रहता है ना बेटा इसके लिए। यहां पे देखो समेशन ऑफ x का स्क्वायर लिख दो माइनस n इंटू एक्स बार का स्क्वायर। देखा ये फॉर्मूला बच्चों, तो कैसे याद रखने का x बार y बार के साथ में n, x का स्क्वायर माइनस x बार के स्क्वायर के साथ में n। डन, एक नंबर। हां बेटा फॉर्मूला लिखोगे तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अगर यही रिग्रेशन ऑफ x ऑन y हो जाएगा तो x इक्वल टू ए प्लस बी वाई हो जाएगा, और जहां पे b होगा बच्चों ये बी एक्स वाई होगा। बी एक्स वाई मतलब देखो वो y ऑन x था तो कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ x था, ये x ऑन y है इसलिए कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ y। तो ऑन y जो भी रहेगा वही नीचे होगा। तो वेरियंस ऑफ x क्या था बेटा x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। यहां पे क्या हो जाएगा y माइनस y बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो फॉर्मूला सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा बेटा एक्स वाई, तो समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार और बाजू में n होल डिवाइड बाय y का स्क्वायर, समेशन ऑफ y का स्क्वायर माइनस n इंटू वाई बार का स्क्वायर। बस ये दोनों फॉर्मूले याद रखो, काम तमाम। ये दोनों फॉर्मूले याद रखो बच्चों, काम तमाम। हाँ बेटा अच्छा जाएगा लेकिन तू पढ़ लेना, बस भाई पढ़ लेना, आज मैं बोल रहा हूं। सो बच्चों इक्वेशन क्या होता है y ऑन x का y माइनस y बार इज इक्वल टू b इंटू एक्स माइनस, जो भी सीखा बस अब ध्यान दो, y माइनस y बार इज इक्वल टू b इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब ये जो b है उसको हम बोलते हैं b बाय x। इसका फॉर्मूला या तो आपको बोलेगा समेशन ऑफ x माइनस x बार y माइनस y बार होल डिवाइड बाय समेशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर, या तो ये वैल्यू दे सकता है या तो इसी को हम लोग लिख देंगे समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार होल डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस एक्स बार का स्क्वायर एन के साथ में। देखा बेटा। और अगर ये एक्स और वाई का है सो एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी इंटू, मतलब ये बी क्या होगा आपका बी एक्स बी वाई एक्स, नो ये क्या एक्स वाई ना, हाँ, सो बी एक्स वाई
ये y माइनस वाई बार, तो बेटा बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम समेशन ऑफ x, ऊपर वाला बंदा सेम होता है बेटा, डिवाइड बाय देखो जरा ये ऑन y है ना, इसलिए समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर। जब इसको सिंपलीफाई करोगे समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार सेम। अब यहां पे समेशन ऑफ y का स्क्वायर माइनस एन इंटू वाई बार का स्क्वायर। देखा लिखने का तरीका, बस ये पेज याद कर लो सब लोग, ये पेज याद कर लो। अरे टाइम पास मत करो बेटा, पूरा ध्यान दो, कल एग्जाम है, नहीं तो फंस जाओगे। बस 5-10 मिनट और खत्म हो जाएगा। सो y माइनस वाई बार, देखा बच्चों अपने फटाफट। नेक्स्ट, अब याद रखना सब लोग, आर स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। और एक बात और, ये जो हमारा बी एक्स वाई होता है आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई भी होता है, और बी वाई एक्स की बात करेंगे आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स होता है, जहां पे आर को हम बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अगर एक्स ऑन वाई है सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, साथ में वाई आर। अगर y ऑन x है सिग्मा y अपॉन सिग्मा x बाजू में r। देखा आपने, दोनों फॉर्मूला याद करो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर किसी ने पूछा r बाय यूजिंग bxy by(x) तो क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ bxy by(x). और याद रखना bxy by(x) की वैल्यू से साइन सेम होना चाहिए। अगर एक बंदा प्लस है दूसरा भी प्लस होगा, एक माइनस है दूसरा भी माइनस होगा, कभी प्लस माइनस नहीं हो सकते सर। अगर प्लस माइनस आया तो रॉन्ग है सर, रॉन्ग। नेक्स्ट, चलो टाइम सीरीज बेटा, टाइम सीरीज अगर x इक्वल टू a प्लस बी टी है बच्चों, x इक्वल टू a प्लस बी टी, मतलब टाइम का यूज करके मुझे x निकालना है, तो आपको दो नॉर्मल इक्वेशन निकालते हैं। कैसे, दोनों में समेशन का मल्टीप्लाई करके, समेशन x इज इक्वल टू a इंटू एन प्लस b इंटू समेशन ऑफ t। फिर x के बाजू में t का मल्टीप्लाई करते हैं, और ध्यान देना बच्चों ये जो n होता है ये होता है समेशन ऑफ 1। जब t का मल्टीप्लाई करेंगे समेशन टी एक्स, इसको बाद देखते हैं, b कॉपी किया समेशन ऑफ टी स्क्वायर। लेकिन जब यहां पर a लिख दूंगा और n के साथ में t का मल्टीप्लाई करूंगा तो n क्या होता है बच्चा, समेशन ऑफ 1। जब इसमें t का मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ t। क्लियर, बहुत आसान है क्वेश्चन। इसके ऊपर मैक्सिमम वो लोग जहां भी क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग एक्टिविटी बेस्ड ही पूछते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था मूविंग एवरेज। बच्चों मूविंग एवरेज, भाई मूविंग एवरेज क्या होता है, अगर 4 ईयरली मूविंग एवरेज बोल दिया, ध्यान से सुनो, 3 ईयरली बोला, फर्स्ट 3 वैल्यू को ऐड करना, उसके मिडल में उसकी वैल्यू लिख देना, फिर नेक्स्ट 3 वैल्यू को ऐड करना, उसकी वैल्यू लिख देना, फिर नेक्स्ट 3, मतलब जहां तक जाएगा पूरी वैल्यू ऐड करते हुए सॉल्व कर दो। इसको बोलते हैं 3 ईयरली मूविंग टोटल, 3 ईयरली मूविंग टोटल। फिर टोटल को 3 से डिवाइड करना, 3 ईयरली मूविंग एवरेज आ जाएगा। अगर 4 ईयरली बोला, 4 वैल्यू ऐड करते हुए जाना, फर्स्ट 4 वैल्यू, फिर फर्स्ट को छोड़ करके नेक्स्ट 4 वैल्यू, फिर सेकंड को छोड़ करके नेक्स्ट 4 वैल्यू, फिर थर्ड को छोड़ करके नेक्स्ट 4 वैल्यू एंड सो ऑन। अगर 5 ईयरली मूविंग एवरेज बोल दिया तो समझना 5 वैल्यू को ऐड करना, एग्जाम में फिक्स से आएगा। प्लीज ध्यान दो, मूविंग एवरेज वाला क्वेश्चन फिक्स आएगा, और ये लीस्ट स्क्वायर का भी क्वेश्चन फिक्स आता है। इसके चांसेस कम है बट आ सकता है, 90% चांसेस आएगा, 10% नहीं, लेकिन मूविंग एवरेज के फिक्स क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, चलेगा, एक नंबर यार, मजेदार। सो मूविंग एवरेज में, और कभी कभी बोलता है 3 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज, 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज, 5 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। तो उसके अंदर आप क्या करना, मूविंग एवरेज निकालने के बाद फिर दो वैल्यू को ऐड करना, फिर उसका एवरेज निकालना, मतलब 2 वैल्यू को ऐड करना, फिर डिवाइड बाय 2, ऐड करके डिवाइड बाय 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर। सारे फॉर्मूले याद कर लो, क्योंकि इंडेक्स नंबर में फॉर्मूले को लोग एमसीक्यू में दे देते हैं। बेटा इंडेक्स नंबर, बस 5-10 मिनट और मेरे लाल, 5-10 मिनट और है, खत्म हो रहा है। देखो सो बच्चों, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। पहला होता है सिंपलेस्ट एग्रीगेटिव मेथड, सेकेंड होता है वेटेड एग्रीगेट मेथड। तो वेटेड में वेट्स आ जाते हैं, वेट्स, तो वेट्स आ गया मतलब समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ P0, और यहां पर हो जाएगा W, देखा बेटा, इंटू 100। प्लीज अगर W नहीं आया तो उसे हम बोलते हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड। देखो ये सिंपल एग्रीगेट मेथड का कॉन्सेप्ट है।
तो अगर मुझे प्राइस इंडेक्स निकालना है बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड तो क्या हो जाएगा बच्चों, P01 समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इनटू 100। अगर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालना है समेशन ऑफ Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q0 इनटू 100। अगर वैल्यू इंडेक्स नंबर निकालना है तो समेशन ऑफ P1, ध्यान देना, समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इनटू 100। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट, अगर मुझे एग्रीगेट मेथड यूज करना है, वेटेड एग्रीगेट मेथड, तो बच्चों P01 क्या होगा, P1W, सॉरी प्लीज ध्यान देना, हमेशा P1 P0 ही होता है मेरे बच्चों, हमेशा P1 P0 ही होता है, बस W की वैल्यू चेंज होता है। अब बड़े बड़े महारथी लोग आए जिनके नाम आगे आने वाले हैं, तो पहला बंदा सुन लो सब लोग, समेशन ऑफ P1 P0 W इंटू 100। पहला बंदा है लेस्प्रेस, उसने W के प्लेस पे रख दिया Q0, क्या रख दिया बेटा, Q0, तो फॉर्मूला क्या बन गया, समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। देखा, और उसने अपना नाम दे दिया लेस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर। दूसरा बंदा पास चीज आया, उसने W के प्लेस पे Q1 रख दिया, तो क्या हो जाएगा बेटा, P1 Q1 डिवाइड बाय P0 Q1। देखा आपने, और उसने अपना नाम दे दिया पास चीज। लेकिन जब ड्रॉबिश आया, वो बड़ा शाना था, ड्रॉबिश बोला कि तुम लोग ने जो मेहनत किया है ना उस पे मैं पानी फेर दूंगा। मतलब क्या, ड्रॉबिश बोली क्या बोलता है, लेस्प्रेस प्लस पास चीज डिवाइड बाय 2, दोनों का एवरेज निकाल दिया, इसलिए बोला लेस्प्रेस प्लस पास चीज डिवाइड बाय 2। क्लियर। फिशर्स क्या बोला, चल ड्रॉबिश बोली तूने एवरेज लिया, मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों का। मतलब क्या, फिशर्स ने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ लेस्प्रेस इनटू प्राइस इंडेक्स नंबर। क्लियर, यस। सो लेस्प्रेस क्या बोला, वेट के प्लेस पे Q0, पासचीज ने वेट के प्लेस पे Q1, ड्रॉबिश बॉली ने लेस्प्रेस और पासचीज का क्या निकाल दिया बच्चों, एवरेज। फिशर्स ने स्क्वायर रूट निकाल दिया उनके प्रोडक्ट का। मार्शल एजवर्थ क्या बोलता है भाई, थोड़ा मैं शांडिगिरी करूंगा, और W के प्लेस पे उसने Q0 प्लस Q1 लिया, Q0 प्लस Q1, इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 Q0 Q1 Q0 Q1 प्लस है ना, Q0 प्लस Q1 देखा फॉर्मूला बन गया। जो वॉल्स है उसने वेट के प्लेस पे स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1 लिखा। देखा, सबने सिर्फ वेट को चेंज किया है बच्चों, हर बंदों ने सिर्फ और सिर्फ वेट चेंज किया और आपने देखा सबने फॉर्मूला बन गया। अब भी क्या भी याद करो, चलो बोलो वेटेड एग्री मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ P1 W डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू W इंटू 100। अब अगर W के प्लेस पे Q0 रखा मतलब लेस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर, W के प्लेस पे Q1 रखा तो पास चीज प्राइस इंडेक्स नंबर। ड्रॉबिश बॉली ने क्या किया, लेस्प्रेस और पास चीज का एवरेज निकाला, मतलब L प्लस P डिवाइड बाय 2। उसके बाद फिशर्स ने क्या किया, दोनों का प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट निकाल दिया। उसके बाद मार्शल एजवर्थ ने क्या किया बेटा, उसने W के प्लेस पे Q0 प्लस Q1 पुट किया। उसके बाद आ गया अपना कौन सा, वॉल्श, उसने क्या कर दिया, W के प्लेस पे स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1 यूज किया। देखा, सिर्फ W चेंज हो रहा है बस। अब आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। बेटा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दो तरीकों से निकाला जा सकता है, एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से और एक वेटेड रिलेटिव मेथड से। सो वेटेड में W होता है, वेटेड वाला क्वेश्चन भी आता है, ये दोनों क्वेश्चन में आने के चांसेस होते हैं। तो वेटेड वाला क्या होता है बेटा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर समेशन ऑफ IW, मतलब आपको टेबल में I दिया होगा, W दिया होगा, काम खत्म। लेकिन अगर टेबल के अंदर, ध्यान से सुनो सब लोग, अगर टेबल के अंदर P0 Q0 और P1 दे दिया, समझ जाना कि ये आपका ये वाला मेथड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, सो CLI क्या होता है, ये तो लेस्प्रेस वाला ही है, देख लो P1 P0 Q0 याद है, लेस्प्रेस वाला ही है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड यूज करके, अगर आपको लेस्प्रेस का फॉर्मूला पता है तो वही आपका CLI होता है। तो CLI क्या हो जाएगा बेटा, समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इनटू 100। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, वेटेड में समेशन ऑफ IW डिवाइड बाय समेशन ऑफ W, राइट, इनटू 100। क्लियर, चलो नेक्स्ट। अब आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देख भाई, अब आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है समझ के लेते हैं बेटा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है बेटा। इसके अंदर आता है पहले PMF। क्या आता है बेटा, PMF मैं सिखाऊंगा लिख के इसको, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। यहां आगे देखो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को दिखाते हैं P ऑफ X से,
और बच्चों पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और दूसरा कंडीशन समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 1। देखो सब लोग, पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। अगर ऐसा है तो उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में हमेशा आपको एक टेबल दे देता है और बोलता है उस टेबल का यूज करके कांस्टेंट निकालो, प्रोबेबिलिटी निकालो, बड़ा आसान होता है। फिर इसके अंदर आता है बेटा सीडीएफ। सीडीएफ को हम दिखाते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स से। कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक है। अब इसी के अंदर कई लोग बोलते हैं सर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के दिखाओ। सर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। मतलब आपके पास टेबल दिया गया होगा, टेबल में एक्स होगा, पी ऑफ एक्स होगा, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, यस। फिर अगर मुझे निकालना है वी ऑफ एक्स, तो वी ऑफ एक्स क्या होता है बेटा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो सब लोग तो बच्चों v ऑफ x क्या होता है, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। सर e ऑफ एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो भाई जो e ऑफ एक्स स्क्वायर होता है वो होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, ठीक है। चलो सो बोलो e ऑफ x क्या होता है स्टूडेंट्स, समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स। समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स। e ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है बेटा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। एंड v ऑफ x क्या होता है, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। देखा, एकदम बढ़िया तरीके से मैंने ये बता दिया, क्लियर। अब इसके बाद आपका आता है पीडीएफ। बच्चों पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसको हम दिखाते हैं एफ ऑफ एक्स से, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, और एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन निकालोगे तो हमेशा इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा, 1, क्लियर। चलो अब यहां पे अगर e ऑफ एक्स निकालना है तो बोलो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स। सेम जहां पे p ऑफ x था वहां पे f ऑफ x, और जहां पर समेशन था वहां पे इंटीग्रेशन। अगर e ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है बेटा, सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स dx, राइट। अब ये मिल गया तो v ऑफ x तो आपको पता ही है, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। एक चीज याद रखना, हर केस में आपको लिमिट पुट करनी है। अगर जो भी लिमिट देगा, देखिए जैसे बताता हूं मैं आपको, अगर लिमिट बेटा a से b दिया है, क्या दिया है, a से b, तो आप a से b यूज करो। अगर 1 से 2 दिया, 1 से 2, तो मैं a से b यूज कर रहा हूं इन जनरल। बेटा क्या यूज कर रहा हूं, a से b, प्लीज ध्यान देना, a से b, यस। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, ठीक है। चलो क्लियर सभी को इतना। नेक्स्ट, अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी याद रखना, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सर दिखाई कैसा देता है, कहीं पर भी किसी ने भी लिख दिया x फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n, p, समझ जाना बायनोमियल है। उसका फॉर्मूला होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x n c x p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। बेटा n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, p क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और दोनों को ऐड करने पे आंसर आता है 1। जब आप यहां पे निकालोगे p तो 1 माइनस q आएगा, और q निकालने जाओगे तो 1 माइनस p। बायनोमियल के अंदर बच्चों मीन बोले या e ऑफ x बोले, उसकी वैल्यू होती है np, याद कर लो। वेरिएंस देखो, जो आपने पीछे पढ़ा मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, वो एकदम फंक्शन के हिसाब से था, वो एकदम फंक्शन के हिसाब से था। लेकिन अगर वेरिएंस निकालना है हमें तो वो क्या हो जाएगा, npq। स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ये तो पता ही है। इसी के साथ में आता है बेटा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो क्या आता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ध्यान दो, यहां पे हम क्या बोलेंगे, x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ ओनली वन पैरामीटर दैट इज m। और यहां पे जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है बेटा e रेज टू माइनस m रेज टू x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। जहां पे m क्या होता है बेटा मीन,
अगर किसी ने मीन बोला या ई ऑफ एक्स बोला, दोनों का मीनिंग सेम होता है। यहां पे वेरिएंस भी क्या होता है बेटा, एम। क्लियर? यस। सो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछते हैं। यस, स्केलर मैट्रिक्स में अगर वो 1 1 है तो भी वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। यस, अगर स्पेसिफिकली बोला है तो। चलो, इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ग्राफ वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। प्लीज ग्राफ वाला क्वेश्चन करके जाना। मैंने यहां पे कुछ चैप्टर इंक्लूड नहीं किए, जैसे असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग। असाइनमेंट और सीक्वेंसिंग में क्या होता है बेटा, देखो असाइनमेंट में आपको कोई भी टेबल दिया गया होगा, सबसे पहले रो मिनिमाइज करना होता है। इसका मतलब हर एक रो को पकड़ो, उसकी मिनिमम वैल्यू को सबसे सब में से सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर हर एक कॉलम को पकड़ो, उसकी मिनिमम वैल्यू को सब में से सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर चेक करो, ग्रुपिंग बनाओ जीरो का। मतलब ग्रुपिंग बनाते समय मेक श्योर दैट कि जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो से वो एक ग्रुप। और ग्रुप बनाने के बाद देखो कितने ग्रुप बने, और जो भी ग्रुप बने हैं क्या वो हमारे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल है। अगर हमारा मैट्रिक्स 4x4 का 4x4 का है, अगर 4 ग्रुप बना है और 4x4 का मेरा मैट्रिक्स है, मतलब एकदम टेंशन खत्म। नंबर ऑफ ग्रुप्स कभी भी आपके ऑर्डर से कम नहीं होने चाहिए, बराबर। अगर ऐसा है, अगर इक्वल हो गया, इसका मतलब अब हम लोग जीरो को ग्रुप करना चाहेंगे। तो जीरो लिया, उसके रो कॉलम में जीरो दिखा, कैंसिल। जीरो लिया, ग्रुप, उसके रो कॉलम में जीरो दिखा, कैंसिल। उसके बाद जो जो वैल्यू मुझे मिली उसके हिसाब से आप वैल्यू लो, उनको ऐड कर दो, मिनिमाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी अनबैलेंस प्रॉब्लम होता है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होते। उस केस में जो भी सेम नहीं होगा, जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड करना है बच्चों, पूरा जीरो ऐड कर दो। ठीक है। यस, और कहीं कभी ब्लैंक स्पेस होता है तो वहां पे इन्फिनिटी लिखने का। कंफर्म? यस। एंड एलपीपी में ग्राफिकल मेथड कर लो, कि फिर वर्ड प्रॉब्लम करके जाओ। मतलब दोनों एक्सरसाइज से दो एक एक क्वेश्चन आएंगे 4-4 मार्क के, और असाइनमेंट सीक्वेंसिंग से भी 4-4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। आपको दोनों क्वेश्चन फिक्स आने वाले। फिर ये पॉइजन बाइनोमियल से एक से फिक्स आने वाला है। ठीक है। यस। सो आई होप कि सभी को एकदम समझ में आ गया। सर असाइनमेंट चैप्टर में स्टेप को शॉर्ट में लिख सकते हैं? हाँ बेटा, लिखना, रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन, ऐसा लिखने का। ठीक है, उसमें मार्क्स आते हैं। नहीं, समीक्षक बेटा एलपीपी के ग्राफ को कोई भी बंदा स्किप नहीं करेगा। एकदम बहुत बढ़िया, एकदम जो जो बोला उस चीज को ध्यान में रखो, और एकदम पेपर लिख के आओ यार, पेपर लिख के आओ, टेंशन खत्म। ठीक है, चलेगा। देखो लॉजिक में एक बार मैं फटाफट 2 मिनट में सब रिवाइज कर रहा हूं कि क्या क्या चीजें मैंने की और क्या क्या इंपॉर्टेंट ज्यादा हो सकता है। लॉजिक में आप ट्रुथ टेबल करके जाओ, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव करके जाओ, स्टेटमेंट दिया हो गया उसको वर्बल में कन्वर्ट करो या सिंबॉलिक में कन्वर्ट करो, वो करके जाओ। वेन डायग्राम देखा। मैट्रिसेस में एक एडिशन मल्टीप्लिकेशन का कुछ क्वेश्चन आ सकता है, फिर इनवर्स का एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, एडजॉइंट मुझे लग रहा है, फिर रिडक्शन मेथड। ठीक है। फिर उसके बाद जब आओगे आप डेरिवेटिव में, बेटा डेरिवेटिव के अंदर पैरामीट्रिक कर लो, पैरामीट्रिक करके जाओ, नो डाउट। फिर लॉगरिथमिक वाले करके जाओ। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव आसान है, फटाफट जाएगा। इंटीग्रेशन में क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस, पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस और एक बेसिक क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन करके जाओ। फिर एरिया अंडर द कर्व, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में करके ही जाओ। आपको वो एक क्वेश्चन आएगा ही, मतलब बोल देगा y की वैल्यू, x की वैल्यू और x एक्सिस, बस निकाल दो, इंटीग्रेशन, काम खत्म। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बच्चों प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन करके जाओ। याद है जो बताया था मैंने कि ऊपर और नीचे के बंदे सेम होता है और एक डिफरेंट होता है, उसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f of a माइनस x, या a टू b a प्लस b माइनस x की जो क्वेश्चन है स्पेसिफिक मतलब जैसे मैं बताता हूं, एक मिनट अगर आगे पीछे तो, हाँ जैसे आपने ध्यान दिया होगा बच्चों, ओके एक मिनट, हाँ जस्ट एक मिनट बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ओके देखो सब लोग ध्यान से, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, क्यूब रूट ऑफ, जैसे मैंने बोल दिया 12 माइनस एक्स डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 12 माइनस एक्स, ऐसे क्वेश्चन बेटा, एंड 12 बोल दिया मतलब 7 5 12, 5 to 7 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, कई बार आए होंगे, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन करके जाना। क्लियर? यस। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप वेरिएबल सेपरेबल करके जाओ, वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन, उसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है एप्लीकेशन वाला, उसमें से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, याद है क्या नाम है,
पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस, बैक्टीरिया वाले क्वेश्चंस, राइट। ऑर्डर एंड डिग्री फिक्स आता ही है बेटा, ऑर्डर डिग्री वो सब करके जाओ, ठीक है। नेक्स्ट मैथ्स 2 में अगर आप बात करेंगे, मैथ्स 2 में जैसे अगर आप बात करोगे, मैंने बता ही दिया असाइनमेंट सीक्वेंसिंग से एक एक क्वेश्चन फिक्स है। टाइम सीरीज की बात करेंगे तो मूविंग एवरेज लीस्ट स्क्वायर फिक्स है। फिर आपका बायनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन फिक्स है। एलपीपी से क्वेश्चन फिक्स है भाई, ये सब चैप्टर में क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है ना कि नहीं। और फिर ये इंश्योरेंस एन्युटी से, इंश्योरेंस से क्वेश्चन आएगा। फिर कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट से क्वेश्चन आ जाएगा, बराबर। तो ये सारी चीजें इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो, ओके। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल वही बेटा वो बताया ना मैंने आपको, जो भी हमारा बैक्टीरिया वाले क्वेश्चन, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन। चलो स्टूडेंट्स, आई होप कि सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा। एंड जो भी डाउट है प्लीज आप अभी मैं आपको कुछ टाइम बाद फिर से मैं मिलूंगा, क्या नाम है, एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके फटाफट करेंगे। एमसीक्यू में ज्यादा समय बर्बाद करने की कोशिश नहीं करूंगा, उसके अंदर फटाफट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप मुझे लगता है कि 6 बज गए हैं। 15 मिनट के बाद मैं फिर मिलूंगा एमसीक्यू के साथ, तब तक चाय पानी पी लो और फटाफट आ जाओ, ठीक है। चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। हाँ बेटा, इंडेक्स नंबर से भी क्वेश्चन आएंगे, इंडेक्स नंबर से भी फिक्स क्वेश्चन आएंगे, इंडेक्स नंबर से भी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की कोई जरूरत नहीं है।